ये समय सीमा मेरे साधना क्षेत्रों में वृद्धि के साथ बढ़ेगी, इसलिए जब मैं गोल्ड क्षेत्र में हूं तो यह शायद अब की तुलना में अधिक समय तक चलेगा। दक्ष ने मन ही मन सोचा, बहुत बुरा है कि इसके ग्रेड के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह स्पिरिट ग्रेड है या प्रोग्रेसिव ग्रेड ट्रेजर, यह इससे भी अधिक हो सकता है। एक और सीमा भी है कि यह मेरे शरीर के प्रकार को नहीं बदल सकता, लेकिन यह अभी भी बहुत अच्छा है कि मैं इसके साथ अपना चेहरा और बाल बदल सकता हूँ। दक्ष ने खुद से कहा, मैं इसे एक सामान्य मुखौटे की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आकर्षक होगा। दक्ष ने सोचा जब उसने मुखौटा उतार दिया और उसे देखा। दक्ष ने ये मुखौटा अपने भंडारण रिंग में रख लिया, क्योंकि उसने तय किया कि अब जाने का समय हो गया है। क्या मुझे और गहराई में जाकर अधिक अनुभव प्राप्त करना चाहिए या पीछे लौटना चाहिए? दक्ष ने आगे देखते हुए खुद से कहा, नहीं, मुझे अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि मैंने वह कर लिया है जो मुझ करना था। अगली बार भी आना होगा, मैं बाद में भी यहाँ आ सकता हूँ। दक्ष ने वापस चलते हुए कहा, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि माँ को ये पता ना चले कि मैंने दादाजी के यहाँ आने की अनुमति के बारे में उनसे झूठ बोला था। दक्ष ने अपनी गति बढ़ाते हुए सोचा। दक्ष अपने आसपास के माहौल को महसूस करने के लिए नियमित अंतराल पर अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग करता रहा। अल्पविराम रास्ते में उसे कुछ आत्मिक जानवर मिले, लेकिन उसने आगे बढ़ते हुए उन्हें आसानी से मार डाला। आधे दिन चलने के बाद जब आसमान में अंधेरा छा गया तो दक्ष ने अपने सोने की व्यवस्था करने का फैसला किया, लेकिन दक्ष ने आखिरकार अपनी दिव्य भावना का इस्तेमाल करते हुए मुस्कुराया। वह एक निश्चित दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया, जानबूझकर एक संरचना में प्रवेश किया। दक्ष ने आगे बढ़ते हुए सोचा, अभी भी उसी संरचना का उपयोग कर रहे हैं। कुछ सेकंड चलने के बाद उसने देखा कि वह किसकी तलाश कर रहा था। हम फिर मिलेंगे महाराज। दूसरे राजकुमार और राजकुमारी को नमस्कार। दक्ष ने आरव और नताशा का अभिवादन किया और वह चमकीली मुस्कान बिखेरने लगी। यह छोटा लड़का मुस्कुराने पर और भी अधिक सुंदर लगता है। आरव ने दक्ष को देखते हुए सोचा, छोटे भाई, क्या आप जानबूझकर हमसे मिलने के लिए होने तक इंतजार करते हैं ताकि आप हमारी टुकड़ी में प्रवेश कर सके और हमें बेचैन कर सके? आरव ने मजाक करते हुए कहा और वह मुस्कुराया। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ही समय में दो चांद देख सकता हूं। दिन के समय तो यह संभव नहीं होगा, है ना? दक्ष ने राजकुमारी नताशा की ओर देखते हुए कहा, जो उसके शब्दों से लाल हो गई। छोटे भाई, मेरे सामने मेरी बहन के साथ खानी कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? आरव ने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा, आप इसे छेड़खानी कह सकते हैं महाराज, लेकिन मेरी नजर में ये सिर्फ ईमानदारी है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हा हा हा, तुम एक दिलचस्प आदमी हो मेरे दोस्त, बिल्कुल वैसा ये आदमी जिसे मेरी बहन पसंद करती है। आरव ने मजाक में हंसते हुए कहा, लेकिन जब नताशा ने उसे चुटकी काटी तो वह एक बच्चे की तरह चीखने से खुद को रोक नहीं सका। वैसे भी आप उसी दिशा से आ रहे हैं, है ना? इसका मतलब है कि आप हमसे आगे थे। क्या आपने रास्ते में लाशें देखी? आरव ने विषय बदलते हुए पूछा। मैंने उन्हें दो स्थानों पर देखा, संभवतः यह एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया था। दक्ष ने गंभीर भाव से कहा, हाँ, मैंने भी यही सोचा था। क्या तुमने आगे किसी को देखा जो ऐसा कर सकता था? आरव ने फिर पूछा। नहीं, मैं आगे बढ़ता रहा और कई लोगों को देखा, मुझे कोई भी असामान्य नहीं लगा और कुछ समय बाद मैंने आखिरकार फैसला किया कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। मैं वापस आ रहा था जब मेरी मुलाकात तुम लोगों से हुई। दक्ष ने आरव को देखते हुए कहा, क्यों, क्या तुम और अधिक लड़ना और मजबूत होना नहीं चाहती? आरव ने पूछा, मैंने पहले ही अपने दिल की सारी लड़ाई लड़ ली है। मेरे परिवार ने मुझे यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहने की अनुमति दी है। अगर मैं वापस आने में देर कर दूंगा तो वे चिंतित हो जाएंगे। दक्ष ने दक्षिण की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम ऐसा कहती हो, वैसे भी तुम आज रात हमारे साथ रहोगी ना? उसने फिर पूछा। बेशक, क्योंकि यह पूरे उत्तरी काले जंगल में सबसे सुरक्षित जगह है। मुझे आज रात के लिए आपकी महारानी पर दबाव डालना होगा। चलो, तुम अपना तंबू लगा सकते हो, आरव ने कहा और वह वापस जाकर नताशा के साथ बैठ गया, जबकि दक्ष ने अपना तंबू लगाया। अपना तंबू लगाने के बाद दक्षा के पास जाकर बैठ गया और इस जंगल में अपने अनुभव के बारे में बात करने लगा। दक्ष ने ज्यादातर बातें छिपाने का फैसला किया और सिर्फ उन कुछ कमजोर जानवरों के बारे में बताया जो उसे मिले थे। थोड़ी देर बात करने के बाद उन सभी ने वापस चलने का फैसला किया। जैसे ही वह अपने तंबू के अंदर दाखिल हुआ, दक्ष ने अपनी साधना शुरू करने का फैसला किया। उसने 2 घंटे तक साधना की। अपनी साधना पूरी करने से पहले अपनी साधना में उल्लेखनीय सुधार किया। दक्ष ने अपना अंडा निकाला और अपनी सामान्य दिनचर्या की तरह उसे अपनी क्यूई खिलाना शुरू कर दिया। दक्ष को इस बात की चिंता नहीं थी कि अगर शाही पहरेदार ने अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल किया तो उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि दक्ष को बहुत पहले ही पता चल गया था कि यह अंडा दिव्य इंद्रियों से प्रतिरक्षा है, ठीक उसी तरह जैसे उसका मुखौटा था। चलो छोटे दोस्त, जल्दी से बाहर आओ, तुम मुझे कब तक इंतजार करवाओगे? दक्ष ने अंडे को देखते हुए कहा। इस अंडे को खिलाने के बाद दक्ष ने इसे वापस अपने भंडारण रिंग में रख दिया और बाहर जाने का फैसला किया। मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि ऐसा ही होगा, दक्ष ने मन ही मन सोचा जब उसने राजकुमारी नताशा को अपने तंबू के सामने वैसे ही बैठे देखा जैसे वह उस दिन थी जब वह पहली बार उनके साथ रहा था। तुम फिर से यहाँ हो, तुम्हें प्राकृतिक सौंदर्य वाकई पसंद होगा, दक्ष ने टिप्पणी की और उसने नताशा का ध्यान आकर्षित किया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही नहीं है? नताशा ने टिप्पणी की। बेशक, मुझे प्राकृतिक सुंदरता
भी पसंद है। दक्ष ने नताशा से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम हर लड़की के सामने ऐसे ही रहते हो? नताशा ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब ईमानदार है? सिर्फ लड़कियों के सामने ही नहीं, मैं सबके सामने भी ईमानदार रहता हूँ, लड़कियों और लड़कों के सामने भी। दक्ष ने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है क्या आप हमेशा हर लड़की की इसी तरह तारीफ करते हैं? नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, शुरू से लेकर अब तक मैंने सिर्फ एक लड़की की तारीफ की है और वो तुम हो राजकुमारी, और यह सिर्फ तारीफ नहीं है, ये हकीकत है। दक्ष ने कहा जब वह नताशा से कुछ मीटर की दूरी पर बैठा था, जो उसकी बात सुनकर थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। ओह, तुम दोनों अभी भी जाग रहे हो? तुम दोनों अकेले क्या बात कर रहे हो? जैसे ही नताशा दक्ष को जवाब देने वाली थी, पीछे सर्फ की आवाज आए, ओह राजकुमारी नताशा, मुझे आपके दूसरे राजकुमार महारानी की महान उपलब्धियों के बारे में कुछ कहानियां बता रही थी। दक्ष ने अरब की ओर देखते हुए ऐसा कहा, ओह छोटी बहन, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी प्रशंसा करती हो। मैं भविष्य में और भी महान चीजें हासिल करूंगी ताकि तुम्हें अपने भाई पर और अधिक गर्व हो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पफ, क्या तुमने अभी सबके सामने नहीं कहा था कि तुम ईमानदार हो और तुम मेरे सामने मेरे भाई से झूठ बोल रहे हो? लेकिन बड़े भाई को खुश करना वाकई आसान है, उसने तो इस पर यकीन भी कर लिया। नताशा ये सोचते हुए खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। क्या हुआ? आरव ने भ्रमित भाव से पूछा जब उसने देखा कि नताशा अपनी हंसी को नियंत्रित कर रही थी। कुछ नहीं, मैं अब जा रही हूँ, आप दोनों को शुभरात्रि। नताशा ने अपने टेंट के अंदर जाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। अंदर जाने से पहले वह दक्ष पर एक नजर डाले बिना नहीं रह सकती कि अब जब वह चली गई है तो मैं केवल आपसे बात कर सकता हूँ। यूलिया मुस्कुराया और लंगचान के पास चला गया और उसके पास बैठ गया। अल्पिराम महामहिम, आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं? दक्ष ने पूछा। अब बहुत हो गया, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे दूसरा राजकुमार या महामहिम कहे। आरव ने गंभीरता से कहा, तो फिर मैं तुम्हें क्या कह कर बुलाऊं? दक्ष ने पूछा। चूंकि मैं तुम्हें छोटा भाई कहता हूँ इसलिए तुम मुझे बड़ा भाई कह सकते हो, और अगर तुम्हें ये पसंद ना हो तो तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकता क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपको बड़ा भाई कहूंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बेहतर है। वैसे एक बात है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूं, पिछली बार जब हम थे तो मैंने देखा था कि मैं आपकी साधना को महसूस नहीं कर पाया था। ऐसा तभी होता है जब आपकी साधना मेरी साधना से कहीं ज्यादा होती है, या इसलिए कि आप अपनी साधना को छिपाने के लिए किसी कलाकृति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? यूलिन ने कहा। जब तक चेन उसे देखता रहा, मैंने आपकी उम्र को देखते हुए ये भी नहीं सोचा था कि आपकी साधना मुझसे अधिक होगी, इसलिए एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण ये था कि आप अपनी साधना को छिपा रहे थे। आरव ने आगे कहा, मुझे लगता है कि मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यह विषय कहाँ जा रहा है। दक्ष नर्वत सुनते हुए अपने मन में सोचा, यह अभी भी वैसा ही है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आपने ये कैसे किया और आपने अपनी साधना क्यों छिपाई। क्या छोटा भाई मुझे बता सकता है? अगर आप नहीं चाहते तो आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आरव ने कहा, जैसा मैंने सोचा था, मैं उसे असली कारण नहीं बता सकता और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इससे उसे लगेगा कि मैं एक अमूल्य कलाकृति ले जा रहा हूं जो साधना को छिपा सकती है। ये और भी बुरा होगा, दक्ष ने अपने मन में सोचा जब उसने आरव को सुना। कोई विशेष कारण नहीं है बड़े भाई, बात बस इतनी है कि मैं कुछ ऐसा चाहता था जिससे जब मैं बाहर जाऊं तो मेरी साधना छिप जाए, ताकि मैं अपनी साधना के कारण अपने कबीले को शर्मिंदा न करूं। अल्पिराम, मेरा अनुरोध सुनने के बाद खजाने के हॉल से एक बुजुर्ग ने मुझे एक ताबीज दिया। यह उस खजाने के ताबीज की वजह से था कि मैं अपनी साधना को छिपा सकता हूं। दक्ष ने बिना किसी भाव माँ के आर्प से झूठ बोला। बहुत बुरी बात यह है कि यह केवल एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी, जैसे कि अधिकांश तावीज होते हैं, और इसका प्रभाव केवल एक सप्ताह तक रहता है। इसके प्रभाव समाप्त होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दक्ष ने आपको बोलने का मौका दिए बिना अपनी बात जारी रखी। ओह, मैंने इस तरह के ताबीज के बारे में कभी नहीं सुना है। ऐसे चमत्कारी प्रभावों के लिए यह बहुत महंगा ताबीज होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि लन कबीला हमारे ड्रैगन शहर के 3 सर्वोच्च कुलों में से एक है, उन्होंने भी ऐसा कुछ पाया है। आरव ने दक्ष को देखते हुए टिप्पणी की, क्या छोटे भाई के पास ऐसा कोई और ताबीज है? अगर तुम मुझे बेच दोगे तो मैं बहुत अच्छी कीमत दूंगा। आरव ने पूछा और वह गहरी सोच में डूब गया। मैं माफी चाहता हूं बड़े भाई, क्योंकि हमारे कबीले में सिर्फ यही एक था और मैंने खुद पर इसका इस्तेमाल किया। वैसे आपको इसकी क्या जरूरत है? दक्ष ने पूरी ईमानदारी से उससे पूछा। कुछ नहीं, सब ठीक है, मुझे भी सो जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। शुभरात्रि छोटे भाई, और पिछली बार की तरह हमारे उठने से पहले गायब मत हो जाना। आरव ने गंभीरता से कहा और अपने तंबू में वापस चला गया। निश्चित रूप से उसे इसकी आवश्यकता है, वैसे भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरी साधना को ना देख पाए, इससे मुझे बहुत परेशानी हो सकती है। दक्षिण आरव के पिछले हाव भावों के बारे में सोचते हुए खुद से सोचा। वहां कुछ देर रुकने और सोचने के बाद दक्ष सोने के लिए अपने तंबू के अंदर चला गया। अल्पराम 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 अल्पराम।
अल्पविराम अब चलने का समय है। सुबह सुबह दक्ष जाग गया। उसने मन ही मन सोचा। वह बाहर गया और अपना टेंट पैक करना शुरू कर दिया। पिछली बार की तरह चुपके से भागने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही दक्ष ने अपना सामान पैक करना समाप्त किया, पीछे से नताशा की आवाज आई, राजकुमारी नताशा, मैं आपका सुंदर चेहरा देखे बिना कैसे जा सकता था। ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा ऐसा मौका मिलता है। मैं बस अपना सामान पैक कर रहा था और फिर मैं विदा लेने से पहले आप लोगों के जागने का इंतजार करने वाला था। दक्ष ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटी झूठी हो। नताशा ने अपने चेहरे पर एक प्यारे गुस्से वाले भाव के साथ कहा, जिससे वह और भी सुंदर लग रही थी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था राजकुमारी कि मैं हमेशा ईमानदार रहता हूं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम कल रात मेरे भाई के सामने ईमानदार थे। मुझे याद नहीं कि मैं तुम्हें उसके बारे में कौन सी मन कहानियां और उपलब्धियां बता रही थी। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, वह मैं उस समय उसके साथ मजाक कर रहा था। वैसे भी जब मैंने कहा कि मैं हमेशा ईमानदार रहता हूं तो मेरा मतलब था कि जब मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं। दक्ष ने सीधा चेहरा रखते हुए कहा, ऐसा क्यों है कि हर बार जब मैं बाहर आता हूं तो तुम दोनों छोटे प्रेमी पक्षियों की तरह चुपके से बातें करते हो? ओ छोटे भाई, तुमने पहले से ही सब कुछ पैक कर लिया है? आरव ने अपने तंबू से बाहर आते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस राजकुमारी नताशा को विदा कह रहा था। और हाँ, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं तो बस तुम लोगों के जागने का इंतजार कर रहा था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अब तुम जा रहे हो? अच्छा, कम से कम तुम पिछली बार की तरह चुपके से तो नहीं भागे। यह अच्छी बात है। आरव ने कहा, ठीक है। उसने आज छिपकर भागने की कोशिश नहीं कि नताशा ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, आह, ठीक है, बेशक, मैं क्यों छिपकर भागूं? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि उसने नताशा के भावों को देखा था। चूंकि मेरा बड़ा भाई भी उठ गया है, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों की आगे की यात्रा शानदार होगी। मुझे यकीन है कि हम फिर मिलेंगे। मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूँ। दक्ष ने विदाई लेते हुए चलना शुरू किया, लेकिन नताशा ने देखा कि वह अपनी आखिरी पंक्ति कहते हुए एक पल के लिए उसकी ओर देख रहा था। हम अवश्य करेंगे, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, अभी वह तुम्हें बड़ा भाई क्यों कह रहा था? जैसे ही दक्ष चला गया, वह अभी भी नताशा की आवाज रफ से बात करते हुए सुन सकता था। अल्पविराम 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 अल्पराम 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 अल्पराम। तुम्हें क्या लगता है कि युवा मास्टर कब तक अंदर रहेंगे? 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं। मेई ने अपने पास बैठी जू को देखते हुए पूछा। वे वही लड़कियां थी जिन्हें दक्ष ने जंगल में बचाया था। दक्ष ने उनसे कहा कि जब वे चाहेंगी तो वह उन्हें लन कबीले के सेवक के रूप में स्वीकार कर लेगा और उनसे अपनी गाड़ी के पास इंतजार करने को कहा। वे तब से यहाँ उसका इंतजार कर रही थी। आपने मुझसे यही बात 10 बार से भी ज्यादा बार पूछी है और मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा? इसमें 1 दिन या 1 हफ्ता भी लग सकता है। हमें बस इंतजार करना होगा और फिर पता चलेगा कि इसमें कितना समय लगता है। जू ने नाराजगी भरे भाव से कहा, जब हम अलग हुए तब तक युवा मास्टर जंगल में और भी अंदर जा चुका था। आप जानते हैं कि इस जंगल की गहराई में बहुत शक्तिशाली शिखर स्तर के आत्मा जानवर हैं। युवा मास्टर सुरक्षित रहेंगे हैं ना? मेई ने जू के परेशान भावों को अनदेखा करते हुए पूछना जारी रखा। जू ने अपने चेहरे पर हाथ मारा और बोलना बंद कर दिया, लेकिन मेई बार बार पूछती रही। थोड़ी देर बाद जू खड़ी हो गई और मेई के करीब आ गई और उसने अपना चेहरा उसके करीब ला दिया। जू ने अपने इप्समपी की मात्रा बड़ी ई के कानों के करीब ला दिए। तुम्हें पता है कि युवा मास्टर ने हमारे सामने जंगल के अंदर उन्हें कितनी आसानी से मार डाला? कोई रास्ता नहीं है कि वह कुछ जानवरों से हार जाए। उस पर थोड़ा विश्वास रखो। जू ने उसके कानों में फुसफुसाना। ठीक उसी समय दक्ष जंगल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की ओर चलने लगा। युवा मास्टर लन। दक्ष ने एक आदमी की आवाज सुनी और रुक गया। हाँ, दक्ष ने जवाब दिया, क्योंकि उसने देखा कि यह शाही गाड़ी चालक था जिसने उसे बुलाया था। जू और मेल ने भी उस आदमी की आवाज सुनी और उस दिशा में देखा और दक्ष को देखा। वे जल्दी से उठे और उसकी ओर चलने लगे। युवा मालिक लान, क्या आपने मेरे युवा मालिक और युवा मिस से मुलाकात की? रॉयल कैरेज ड्राइवर ने पूछा। हाँ, मैं उनसे मिला था। जब मैं बाहर निकला तो वे अभी भी आगे जा रहे थे। उन्हें बाहर आने में शायद थोड़ा अधिक समय लगेगा, दक्ष ने कहा और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ना जारी रखा। बेशक वे बाद में बाहर आएंगे। मेरे गुरु और मिस वाकई बहुत शक्तिशाली है। चकी, यह आदमी इतनी जल्दी बाहर आ गया है, इसका मतलब ये होगा कि वह वास्तव में बहुत मजबूत नहीं था। उसने मन ही मन सोचा। जब उसने दक्ष का जवाब सुना, युवा मास्टर जू और मेई दोनों ने दक्ष का अभिवादन किया। अल्पविराम, चलो गाड़ी के अंदर चले जाएं, हमारे जाने का समय हो गया है। दक्ष आगे चलते हुए बोला। दक्ष ने ड्राइवर से कहा कि जैसे ही वे सभी उसकी गाड़ी में बैठे वह उन्हें वापस ले आए। जो दक्ष के दाएं ओर बैठा था जबकि मेई उसके बाएं ओर बैठी थी। दक्ष ने कुछ नहीं कहा और उसने अपनी किताब निकाली और पढ़ना
शुरू कर दिया और अंततः वह सो गया। उसने खुद को एक सपने में पाया जब वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया था। वह कॉलेज में था और 22 साल का लग रहा था। वह अपने दो दोस्तों के साथ कॉलेज के एक कार्यक्रम में जा रहा था जो बिल्कुल जू और मेई जैसे दिखते थे। वे तीनों पिछली सीट पर बैठे थे। गाड़ी चलते समय जू और मेई के कंधे दक्ष के कंधे को छू रहे थे, जो इस बात को अनदेखा करने का नाटक कर रहा था और अपनी आंखें किताब पर टिकाए हुए था। यह वही किताब थी जो वह गाड़ी में पढ़ रहा था। लॉन्चेन आधी दूरी तय करने के बाद जू ने धीमी आवाज में कहा, ये क्या है? दक्ष ने किताब से अपनी नजरें हटाए बिना कहा। जू ने आगे कहा, मैं हमें लिफ्ट देने के लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही चेन ने जवाब दिया, उसने देखा कि मेई का सिर उसके कंधों पर टिका हुआ था और वह सो रही थी। जू ने भी इसे नोटिस किया। ठीक है, उसे सोने दो, जब हम कॉलेज में होंगे तो मैं उसे उठा लूंगा। जैसे ही जू उसे जगाने जा रही थी, दक्ष ने उसे रोक दिया। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, बात बस इतनी है कि हम दोनों ही पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पाए हैं, इसलिए वह सो गई। जू ने शर्मिंदा भाव से कहा, ये ठीक है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष महसूस कर सकता था कि मेई की बड़ी सीना उसकी बाहों को छू रही थी क्योंकि वह उसके कंधों पर सो रही थी। दक्ष ने अपना हाथ नहीं हिलाया और किताब पढ़ना जारी रखा। कुछ और समय के बाद दक्ष अचानक अपने पढ़ने से विचलित हो गया क्योंकि उसे अपने शरीर में एक झटका महसूस हुआ। उसने देखा कि मेई अभी भी उसके कंधों पर सो रही थी, लेकिन उसके हाथ अब उसकी जांघों पर टिके हुए थे। उसके छोटे लड़के को छूने से बस 1 इंच की दूरी पर जू हल्की से बाहर का दृश्य देख रही थी, इसलिए उसने भी यह नहीं देखा क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरा एक हिस्सा सोचता है कि मुझे सज्जन बनना चाहिए और उसके हाथ वहां से हटा लेने चाहिए, लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा चाहता है कि वह ऐसे ही कहे और कुछ ना करे। दक्ष ने मन ही मन सोचा कि क्या करना चाहिए। दक्ष दुविधा में था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह एक सपने में था। के हाथ हिल गए और अब उसके पैरों के बीच उसके छोटे से लड़के के ठीक ऊपर आराम कर रहे थे। अधिकार है, मुझे बस उसका हाथ हटा देना चाहिए। दक्ष ने इस बारे में सोचना छोड़ दिया और उसका हाथ हटाने का फैसला किया। जैसे ही मेई का हाथ वहां टिका, वह उसके हाथ के कोमल स्पर्श को महसूस कर सकता था। आज बहुत समय लग रहा है। जैसे ही वह मेई को रोकने वाला था, दक्ष ने जू की आवाज सुनी। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी किताब को थोड़ा नीचे की ओर खींचा, जिससे जू की नजर उसकी गोद पर ना पड़े। अब ये ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा और समय है और हम वहां पहुंच जाएंगे। बस ट्रैफिक की वजह से हमें देर हो रही है। दक्ष ने अपनी सामान्य अभिव्यक्ति बनाए रखते हुए कहा, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ भी गलत नहीं था। ओह, मैं वास्तव में उत्साहित हूँ। उम्मीद है हम वहां पहुंचने से पहले मैं जाग जाएगी। जू ने मेई के चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ हो सकता है। दक्ष ने जू को देखते हुए कहा, मुश्किल से अपनी सीधी अभिव्यक्ति बनाए रखते हुए, तो स्नातक होने के बाद तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? दक्ष ने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं और जू दोनों अकेले हैं। हमारी माँ बीमारी के कारण बहुत पहले मर गई थी और पिताजी कुछ महीने पहले ही चल बसे। उनके पास घर पर संपत्ति है, इसलिए हम वापस घर चले जाएंगे। जू ने कहा, ओह, मुझे आपके नुकसान के लिए खेद है। दक्ष ने जू की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जू ने महसूस किया कि उसका दिल धड़क रहा था जब उसने दक्ष की बातें सुनी और उसकी मुस्कान देखी। धन्यवाद। उसने उसे धन्यवाद दिया। अल्पविराम यह दक्ष जवाब देना चाहता था, लेकिन अचानक रुक गया जब उसने देखा कि मेई ने उसके छोटे लड़के को पकड़ लिया था, जैसे वह एक पवित्र तलवार हो। वह क्या सपना देख रही है? क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रही है? दक्ष ने मन ही मन सोचा। माफ करें, मैं एक पल के लिए विचलित हो गया था। मेरा मतलब था कि आपको इसके लिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जू पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए कहा, बेशक मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, यह उचित शिष्टाचार है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ क्षण बात करने के बाद जू ने फिर अपना ध्यान खिड़की की ओर घुमाया और बाहर देखने लगी। ऐसा नहीं लगता कि वह अपनी सांसों की लय से नींद का नाटक कर रही है, दक्ष ने सोचा जब उसने मेई की ओर देखा और पाया कि वह अभी भी सो रही थी। दक्ष ने अपनी किताब वहां से नहीं हटाई, बल्कि उसे अपने बाएं हाथ से पकड़े रहा। उसे नहीं पता था कि जू कब अचानक पीछे मुड़ जाएगी। दक्ष जू की तरफ देखता रहा, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता रहा कि वह पीछे न मुड़े। मैं अपनी तलवार को इधर उधर घुमाता रहा जैसे वह उससे खेल रही हो। दक्ष ने शोर मचाने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश की। मुझे बस उसके हाथ अपने ऊपर से हटा लेने चाहिए, हालांकि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ और बस चुपचाप बैठा हूँ। फिर भी यह कुछ हद तक गलत है, दक्ष ने सोचा और उसने अपना दाहिना हाथ किताब के नीचे ले जाकर उसके हाथ को धीरे से पकड़ लिया और बिना ज्यादा बल लगाए अपने नन्हे बेटे को छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि वह उसे जगाना नहीं चाहता था। अगर वह अब जाग गई तो ये स्थिति मेरे लिए वास्तव में शर्मनाक होगी। दक्ष ने मन ही मन सोचा। अल्पराम 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 विराम अल्पविराम 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 अल्पविराम। मेई को भी अपने सपने में एक सपना आ रहा था। मेई देख रही थी कि वह किसी समय राष्ट्रीय तलवार प्रतियोगिता में लड़ रही थी। उसकी बहन और दक्ष स्टैंड
में बैठे हुए उसका उत्साह वर्धन कर रहे थे। उसे लगा कि वह हारने वाली है, तभी उसने अपनी तलवार को और भी मजबूती से पकड़ लिया और हमला करना शुरू कर दिया। अल्पविराम अपने प्रतिद्वंदी की तलवार और अपनी पवित्र तलवार के बीच एक लंबी लड़ाई के बाद उसकी कमजोरी गायब हो गई थी, क्योंकि वह अब बराबरी की स्थिति में लड़ रही थी, जब तक कि अचानक दुश्मन ने उसकी कलाई पकड़ ली और तलवार के हैंडल पर उसकी पकड़ ढीली करने की कोशिश करने लगा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पराम अल्पविराम अल्पराम 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 अल्प राम अल्पराम अल्पविराम। दक्ष ने बिना ज्यादा जोर लगाए उसके हाथों को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की ताकि वह उसे जगा ना सके, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बजाय यह और भी बुरा होता जा रहा था। उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। जैसे जैसे दक्ष ने अपना हाथ ऊपर उठाने की कोशिश की, वह अपना हाथ नीचे लाती रही। दक्ष को लगा कि यह स्थिति बहुत तेजी से खतरनाक होती जा रही है। एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करते हुए वह वास्तव में एक बुरा आदमी बन रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसके हाथ से उसे छुड़ाने के उसके प्रयास पूरी तरह से विपरीत दिशा में काम कर रहे थे, और उस समय उसे ऐसा लग रहा था कि वह बस उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। दक्ष ने अचानक देखा कि जू पीछे मुड़ रहा है। उसने जल्दी से अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला। मेई के हाथों को वहीं छोड़ दिया। अभी भी अपने मर्दानगी को पकड़े हुए दक्ष ने अपनी किताब का एक पन्ना पलटा, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी पढ़ रहा है, जबकि मैं किताब के नीचे अपनी चीज से खेलता रहा। तुम वह किताब पढ़ते रहो क्या? वह किताब अच्छी है? जू ने मासूम आवाज में पूछा। ये किताब? हाँ, ये वाकई अच्छी है। यह एक दुखद अतीत वाले व्यक्ति के बारे में एक एक्शन एडवेंचर कहानी है। दक्ष मुश्किल से खुद पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था जब उसने जू से कहा। दक्ष पहले से ही मेई के हाथों से तलवार चलाने का आनंद महसूस करने लगा था। ओह, मैं समझ गया, जब मेई जागेगी तो मैं उसे भी बताऊंगा, शायद हम उसे भी पढ़ेंगे। जू ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बेहतर है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह स्थिति काफी लंबे समय तक जारी रही, क्योंकि मेई ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और अपने छोटे लड़के को इधर उधर घुमा रही। दक्ष ने पहले ही हार मान ली थी और अब वह केवल उसके नर्म हाथों की अनुभूति का आनंद ले रहा था, जो लंबे समय तक जारी रहा। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, मेई ने नींद में फसफसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर विजय मुस्कान थी। आखिरकार कुछ पलों के बाद उसका सिर हिला। दक्ष को लगा कि वह जागने वाली है। उसे नहीं पता था कि वह इस स्थिति को कैसे संभालेगा। मेई को होश आया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, जबकि उसका सिर अभी भी दक्ष के कंधों पर टिका हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। हम ये क्या है? उसने मन ही मन सोचा। वह महसूस कर सकती थी कि उसका हाथ किसी चीज को पकड़े हुए है, जैसे कि वह तलवार का हैंडल हो। उसने अपनी आंखें अपने हाथों की ओर घुमाए और जब उसने देखा कि उसके हाथों में क्या था तो वह चौंक गया। उसके मुंह से एक आवाज निकली और उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आवाज ने जू का ध्यान आकर्षित किया, जिसने देखा कि उसका हाथ कहाँ था। तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसने जोर से कहा और दक्ष के गालों पर थप्पड़ मारा। बेशर्म, मैं तो सोचती थी कि तुम एक शरीफ इंसान हो, उसने उपहास किया। अरे, मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ, दक्ष ने सपने से जागते हुए कहा। युवा मास्टर, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा है? जू ने भ्रमित नजर से उनकी ओर देखते हुए कहा। हाँ, यह एक बुरा सपना था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, दक्ष ने राहत की सांस लेते हुए कहा। ओह, तब तो यह अच्छी बात है, जू ने कहा। ठीक है, तुम अपनी सैर जारी रख सकती हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जू ने उसकी बात मान ली और फिर से अपनी दुनिया में खो गई। उसने मेई की ओर देखा, जो अभी भी सो रही थी। कितना अजीब सपना है, उसने सोचा। दक्ष कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। कुछ सेकंड बाद गाड़ी रुक गई। लगता है हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह यात्रा पहले की तुलना में कम समय लेती है। जब मैं कबीले से जंगल की ओर यात्रा करता था, दक्ष ने मन ही मन सोचा। चलो चले, हम वहां पहुंच गए हैं, दक्ष ने उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा। तभी गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी के गेट पर दस्तक देकर उन्हें बताया कि वे घर पहुंच गए हैं। जैसे ही वे सभी गाड़ी से बाहर निकले, ये खुद को रोक नहीं सकी और दक्ष को चिंतित नजरों से देखने लगी, जैसे वह किसी बात का दोषी हो। अल्पविराम मालिक, आप वापस आ गए। पहरेदार ने उसे सलामी दी और अंदर जाने दिया। युवा स्वामी का कबीले में बहुत अच्छा स्थान होगा, हर कोई उनका बहुत सम्मान करता है, जू ने सोचा और स्थिति को देखा, जबकि मैं चुपचाप सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चल रही थी। माँ दक्ष ने पल्लवी के आंगन पर दस्तक दी और जैसे ही उसने आंगन खोला, उसने उसका अभिवादन किया। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने से कसक गले लगा लिया। दक्ष को माँ के प्यार की गर्माहट महसूस हो रही थी। हालांकि यह उसकी अपनी माँ नहीं थी, फिर भी उसे यह एहसास अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम घर आ गए हो, घर में स्वागत है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? थोड़ी देर बाद उसने कहा और ध्यान से उसके शरीर पर चोटों की जांच की। माँ, मैं ठीक हूँ, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, दक्ष ने उसकी चिंता को महसूस करते हुए कहा। यकीनन तुम नहीं हो, तुम सबसे ताकतवर हो, पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। काफी देर तक माँ बेटे के बीच स्नेहपूर्ण बातचीत के बाद पल्लवी ने देखा कि लड़कियां लंचेन के पीछे खड़ी थी। हम ये दोनों हैं, मुझे मत बताओ कि वे तुम्हारी औरतें हैं। तुमने पहले ही हरम बना लिया है, क्या तुम इसके लिए बहुत छोटी नहीं हो? उसने चौंक हुए पूछा। दक्ष भी चौंक गया। जब उसने उसकी बात सुनी, उसने दोनों की तरफ देखा और पाया कि जू ने अपने जबड़े खोले हुए थे, जबकि मैंने अपना चेहरा नीचे कर लिया था। माँ, आप क्या फालतू बात कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, और जैसा कि आपने कहा, मैं ऐसी चीजों के लिए बहुत छोटी हूँ।
दक्ष ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ओह कितने अफसोस की बात है, मुझे लगा था कि मुझे दो सुंदर बहुएं मिलेंगी। पल्लवी ने मजाकिया लहजे में हंसते हुए कहा, वैसे अगर वे तुम्हारे प्रेमी नहीं है तो फिर वे कौन है, तुम उन्हें अपने साथ घर क्यों लाए हो? उसने दक्ष से पूछा, यह वे लड़कियां हैं जिन्हें मैंने उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट में कुछ भूत प्रेतों से बचाया था। चूंकि उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए सुरक्षित काम की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने यहाँ काम करने के लिए कहा और मैंने इसकी इजाजत दे दी और उन्हें अपने साथ वापस ले आया। दक्ष ने कहा, अल्परामो, मैंने सोचा था कि तुम वहां अनुभव के लिए गए थे, लेकिन तुम वहां सुंदरियों को बचा रहे थे। लेकिन मुझे तुम पर गर्व है, तुम अपने पिता की तरह ही बहादुर हो। उसने कहा, उसके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। वैसे भी चेकी, आपने उन्हें बचाया है और उन्हें यह अवसर दिया है, इसलिए आप उन्हें अपना निजी सेवक बना सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे नाम क्या है? पल्लवी ने उनकी ओर देख हुए पूछा, मेरा नाम चेजू है और यह मेरी छोटी बहन चेमे है। आदरणीय मैडम, आपकी उपस्थिति में होना बहुत अच्छा है, जू ने कहा और आगे आकर अपना परिचय दिया। अच्छे नाम है, वैसे भी अब जब आप दोनों उसके लिए काम करेंगे तो मैं अपने छोटे बच्चे की अच्छी देखभाल के लिए आप पर भरोसा कर रही हूं। पल्लवी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, हम करेंगे मैडम, दोनों ने एक साथ कहा। वहां 2 घंटे से ज्यादा समय बिताने के बाद दक्ष अपनी दोनों बहनों के साथ अपनी मां के आंगन से चला गया। उसने उन्हें लन कबीले के मुख्य प्रबंधक से अपने निजी सेवक के रूप में मिलवाया और कबीले और उसके महत्वपूर्ण नियमों को दिखाने और उनसे परिचय कराने के लिए उनके पास छोड़ दिया। दक्ष अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर गिरकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, आखिरकार घर वापस आ गया, लेकिन अभी भी घर जैसा महसूस नहीं होता। हालांकि कमरा मेरे पुराने कमरे से ज्यादा चौड़ा है और बिस्तर धरती पर मेरे पुराने बिस्तर से ज्यादा आरामदायक है, फिर भी मुझे अपने पुराने कमरे की ज्यादा याद आती है। हमारा छोटा सा घर, नजदीकी परिवार, मेरा कॉलेज, क्या मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा? दक्ष उदास हो गया जब उसके विचार इस बिंदु पर पहुंचे। नहीं, अगर वह दुनिया असली थी और ये दुनिया भी असली है तो वहां पहुंचने का कोई रास्ता जरूर होगा। हालांकि यह रास्ता बहुत छोटा है, फिर भी संभावना है। इस दुनिया में ऐसे साधक हैं जो अड़ सकते हैं, जो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, और वे साधना के शिखर पर भी नहीं है। एक दिन मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा, मैं दुनिया के शिखर पर पहुंच जाऊंगा और कोई भी दुनिया की सीमाएं मुझे वह हासिल करने से नहीं रोक पाएंगी जो मैं चाहता हूं। दक्ष ने प्रेरित चेहरे के साथ कहा और वह उठकर साधना करने लगा। मैं महसूस कर सकता कि मैं जल्द ही छठे चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा। घंटों साधना करने के बाद दक्ष ने अपने मन में सोचा। दक्ष ने आधी रात तक साधना की और उसे लग रहा था कि आने वाले दिनों में उसे एक और सफलता मिलेगी। दक्ष ने साधना बंद कर दी और अपना अंडा निकाला जो उसे अपने प्राचीन अंतरिक्ष वलय के अंदर मिला था, और उसे अपनी क्यूई खिलाना शुरू कर दिया जैसे कि वह रोजाना करता है। मैं तुम्हारी पोर्टेबल फीडिंग मशीन नहीं हूं, जल्दी से बाहर आओ छोटे दोस्त, दक्ष ने अंडे से कहा। सब कुछ समाप्त करने के बाद उसने सोचा कि अब सोने का समय हो गया है और वह अपनी रजाई में घुस गया। जब दक्ष सो रहा था तो आखिरकार उसके रक्त का 1/1वां हिस्सा पूरी तरह से बैंगनी हो गया था। उसकी सीना के पास एक रहस्यमय शून्य दिखाई दिया क्योंकि उसकी चेतना उसके अंदर समा गई थी, जबकि उसका शरीर बिस्तर पर ही था। ऐसा लग रहा था कि दक्ष अभी भी शांति से सो रहा था। दक्ष शांति से सो रहा था जब उसके दिल के ठीक ऊपर एक शून्य दिखाई दिया। जैसे ही यह बना, उसकी आत्मा बिना किसी प्रतिरोध के अंदर चली गई। जैसे ही उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली और रहस्यमय शून्य में समा जाने से पहले दक्ष ने देखा कि उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, पहले से बिना किसी बदलाव के अभी भी सांस ले रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी शांति से सो रहा है। अंत में सब कुछ शून्य हो गया। उठो, तुम कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? दक्ष ने अपनी आंखें खोली और एक लड़की की प्यारी सी आवाज सुनी, हम मैं कहाँ हूँ? क्या ये भी उन्हीं खास सपनों में से एक है? दक्ष ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे अपने चारों ओर सफेद बादलों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। सिर्फ एक चीज दिख रही थी, वह था एक बड़ा मंदिर जो उसके सामने था। यह मंदिर पूरी तरह से काले रंग का था। ये कोई सपना नहीं है बेवकूफ, मुझे आश्चर्य है कि तुम जैसे व्यक्ति को उसकी विरासत कैसे मिली। तुम मुझे सबसे कम योग्य व्यक्ति लगते हो। दक्ष ने फिर से वह आवाज सुनी। उसे लगा कि वह आवाज जिसकी थी उसका मजाक उड़ा रही थी। दक्ष ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। यह आवाज कहां से आ रही है? अपने आप को दिखाओ, दक्ष ने चारों ओर देखते हुए कहा। तुम सच में बेवकूफ हो ना, मैं यही तुम्हारे सामने हूं, फिर भी तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? उस आवाज ने कहा। मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूं? दक्ष ने भ्रमित स्वर में पूछा। ऊपर देखो बेवकूफ, तुम आंशिक रूप से उसके उत्तराधिकारी हो, उसे शर्मिंदा मत करो, उस प्यारी आवाज ने गुस्से भरे लहजे में कहा। क्या हो? दक्ष चौंक गया जैसे ही उसने देखा कि एक छोटी लड़की उसके ऊपर हवा में तैर रही थी। ये लड़की लगभग 1415 साल की लग रही थी और उसके छोटे गुलाबी बाल थे। उसके मुलायम गाल और जैद जैसी त्वचा उसे और भी आकर्षक बना रही थी, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती थी वह थी उसके पीछे 2 खूबसूरत पारदर्शी पंख। दक्ष को वह बिल्कुल एक छोटी परी जैसी लगती थी। इस महान व्यक्ति का नाम जुन है। मैं तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा हूँ, अगर तुम मेरे सामने झुकना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, उसने गर्व से उसकी ओर देखते हुए कहा। मार्गदर्शक आत्मा, वह क्या है? दक्ष समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही थी और इससे वह और अधिक भ्रमित हो गया ये जानने के लिए।
आपको पहले ये जानना होगा कि आप इस समय कहाँ हैं। उसने गुरु जैसे स्वर में कहा। अल्पविराम, क्या ये वही सवाल नहीं है जो मैंने पूछा था? तुम ही हो जिसने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, दक्ष ने कहा और उसने अपने चेहरे पर हाथ मारा। चुप रहो, जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे परेशान मत करो, जू ने दुखी स्वर में कहा। अब मैं कहाँ थी? और ठीक है, मेरे बारे में अधिक जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि आप कहाँ हैं और आप यहाँ क्यों हैं। उसने कहा, तो पहले मुझे ये बताओ, उसने क्रोधी स्वर में कहा। इस जगह को रक्तर रेखा मंदिर कहा जाता है। यहाँ हर कोई जो अपने रक्तर रेखा को प्राप्त करता है अपनी विरासत और इस रक्तर रेखा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएगा। उसने उसे गंभीर स्वर में बताया। केवल एक ही व्यक्ति था जिसने तुम्हारे वंश को प्राप्त किया और तुम्हारी तरह यहाँ कदम रखा, अब तुम दूसरे हो। उसने दक्ष को देखते हुए कहा। फिर भी मुझे कहना होगा कि यद्यपि वह अंतिम व्यक्ति मेरी नज़र में कुछ महान नहीं था, फिर भी वह तुमसे 1000 गुना बेहतर और शक्तिशाली था। क्या तुम मेरा इतना अपमान करना बंद कर सकते हो और गंभीरता से मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ क्यों हूँ? दक्ष ने सामान्य से ऊंची आवाज में कहा। मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखते हुए, बच्चा बनना बंद करो और बिना टोके सुनते रहो। जैसा कि मैं कह रही थी, अब जो तुम्हारा वंश है वह बहुत खास है। ये किसी ऐसे व्यक्ति है जिसकी ताकत की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये रक्तर रेखा मंदिर कुछ ऐसा है जो तुम्हें अपने वंश के साथ मिला है। यह एक तरह की परीक्षा है जिसे तुम्हें पास करना होगा ताकि तुम्हें अधिक सघन वंश प्राप्त करने और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिले। उस छोटी लड़की ने कहा, मुझे यह वंश कैसे मिला? मुझे अपने पिता माता या दादा से इसके बारे में सुनने की याद नहीं है। दक्ष ने भ्रमित चेहरे के साथ उससे पूछा। हालांकि मैं आपकी सारी यादें नहीं देख सकता, लेकिन मैं आपकी यादें उस पल तक देख सकता हूं जब आपने पहली बार इस अनूठी को छुआ था। मेरे लिए इसका अंदाजा लगाना आसान है। क्या आपको वह क्रिस्टल याद है जो आपको अपनी उस स्पेस रिंग के अंदर मिला था? जू ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने अपनी उंगलियों को देखा और पाया कि उसकी अंतरिक्ष अनुभूति अभी भी वही थी। वह क्रिस्टल उस सर्वोच्च प्राणी के रक्त वंश का क्रिस्टलीकरण था, नियत व्यक्ति के लिए बनाया गया था। जैसे ही यह आपके शरीर में प्रवेश किया, आपको उसका थोड़ा सा रक्त वंश प्राप्त हुआ। इसने धीरे धीरे आपके रक्त को परिवर्तित करना शुरू कर दिया और अब जब आपके पास उसके रक्त वंश का 1/100वां भाग है तो आपको इस रक्त वंश विरासत मंदिर में लाया गया है। उसने उसे देखते हुए कहा। क्या वह सर्वोच्च प्राणी वही था जिसे मैंने अपने सपनों में देखा था, जिसके पहले सपने में लाल बाल और सुनहरी परितारिका थी और दूसरे सपने में भी लाल परितारिका थी? दक्ष को वह राक्षस जैसा आदमी याद आया जिसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों का वध कर दिया था। नहीं, वह दूसरा व्यक्ति था जिसका वंश तुमसे पहले आया था। वह तुमसे पहले यहाँ आया था। अगर मुझे सही से याद है तो ये लगभग हजारों साल पहले की बात है। दक्ष को लगा जैसे उसे वह दिन याद आ गया हो। अल्पविराम देख है, पहले तो जब उसने यहाँ आने वाले पहले व्यक्ति के सामने कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मुझे लगा कि वह मेरा अपमान कर रही है, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि यह वही था तो हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो। दक्ष ने जू द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोचते हुए सोचा, तो वह उसका पहला उत्तराधिकारी था और मैं उसका दूसरा। वैसे वह वास्तव में कौन है? तुमने मुझे उस सर्वोच्च व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम अभी यह जानने के लायक नहीं हो। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। क्यों? जो भी हो, अब हम विषय से भटक रहे हैं। स्थिति के बारे में स्पष्ट होने के बजाय मैं इससे लेकर और भी अधिक उलझन में हूँ। मुझे एक एक करके पूछना चाहिए। दक्ष ने अपने विचारों को एक साथ रखते हुए कहा। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है। ये कहते हुए उसने मुंह बनाया जिससे वह और भी प्यारी लग रही थी। मुझे इस मंदिर के बारे में और बताओ, मैं यहाँ क्यों हूँ? दक्ष ने पूछा। आप यहाँ एक परीक्षण में भाग लेने के लिए आए हैं। चूंकि आपके पास पहले से ही उसकी वंशावली का 1/100वां भाग है, यदि आप इस परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपकी वंशावली रूपांतरण अगले परीक्षण के समय तक जारी रहेगा। हालांकि अगर आप इसमें असफल हो जाते हैं तो भी आप उसका वंश नहीं खोए, लेकिन यह हमेशा के लिए 1/100वां हिस्सा ही रहेगा। लेकिन वह 1/1वां हिस्सा भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके अलावा अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको और अधिक ज्ञान और पुरस्कार मिलेंगे जो मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएंगे। उसने दक्ष को गंभीरता से देखते हुए कहा। दक्ष ने कुछ देर सोचा और सब कुछ स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश की। ठीक है, कम से कम ये तो स्पष्ट है। दूसरा प्रश्न आप क्या है? उसने फिर पूछा। मैं आपकी मार्गदर्शक आत्मा हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि मैं उस अनुभूति की खजाना आत्मा हूँ जो आपने अपनी उंगली में पहनी हुई है। उसने उसके दाहिने हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा। यदि तुम इस अनुभूति की खजाने वाली आत्मा हो तो तुम मेरे रक्त मंदिर में क्यों हो? उसने अपनी अनुभूति को छूते हुए पूछा। मैं इस वंश से लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ और अब तुम्हारा वंश, तुम्हारी आत्मा और यह अनुभूति सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। क्या उस परम सत्ता ने तुम्हें बनाया है? उसने उलझन में पड़कर उससे पूछा। उन्होंने जवाब दिया। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं कैसे अस्तित्व में आए, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनके उत्तराधिकारी का मार्गदर्शन करना मेरा उद्देश्य है। क्या तुमने उस लाल बालों वाले लड़के को भी गायब किया था? मैंने देखा कि उसके पास भी वही अनुभूति थी। दक्ष ने पूछा। हाँ, मैं भी उसके साथ था। जू ने कहा। उसे क्या हुआ और तुम स्वर्गीय चट्टान के नीचे क्यों थे? उसने फिर पूछा। जब सही समय आएगा तो तुम्हें सब कुछ बता दिया
जाएगा। दक्ष को लगा कि जैसे ही उसने उसका जवाब सुना तो वह अपना सिर जमीन पर पटक लेगा, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित कर लिया। तुम मुझे अभी क्यों नहीं बताती? क्या यह आसान नहीं होगा? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम सच में सुनना चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी क्यों नहीं बता सकती? मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम और अधिक अपमानित नहीं होना चाहते, उसने चालाक मुस्कान के साथ कहा। तो फिर कुछ मत कहो, मुझे बस अंदर जाना है ना? ऐसा कहते हुए दक्ष ने मंदिर के दरवाजे की ओर देखा। ठीक है, उसने सीधे साधे अंदाज में जवाब दिया। तो फिर मैं अब चलता हूं, दक्ष ने कहा और वह दरवाजे की ओर चलने लगा। दक्ष ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह उसे खोल नहीं पाया। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद भी दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। वह रुका और जू की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। क्या तुम जानते हो इसे कैसे खोलना है? दक्ष ने कहा जब उसने जू को कुछ बुदबुदाते हुए देखा। क्या तुमने मुझे कुछ न कहने को कहा था? उसने जवाब दिया। अब मैं तुम्हें ये बताने के लिए कह रहा हूँ, इसे भूल जाओ। मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं हमेशा के लिए गेट पर अटका नहीं रहना चाहता, उसने नर्म लहजे में कहा। चूंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो हर बात पर परेशान हो जाती हूं, इसलिए मैं आपको बताऊंगी। उसने अपना सिर ऊंचा करके कहा, जैसे कोई सांसारिक इच्छाओं से ऊपर हो। अल्पविराम। तो तुम्हें जो करने की जरूरत है वह है। जू एक पल के लिए रुकी और उसने कहा, तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए धक्का देने की बजाय उसे खींचने की जरूरत है। बेवकूफ। हाँ, ये कहते हुए वह हंसने लगी। चूंकि यहाँ सिर्फ उनके खानदान का ही कोई व्यक्ति आ सकता है, इसलिए अजनबियों से बचने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस दरवाजे को खोलने का कोई रहस्य नहीं है। इसे खोलने के लिए आपको सिर्फ सामान्य ज्ञान के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। 5 मिनट तक लगातार हंसने के बाद उसने खुद को संभाला और एक वरिष्ठ व्यक्ति की तरह स्पष्ट किया। दक्ष 1 मिनट तक अवाक खड़ा रहा, फिर उसने उस छोटी लड़की को अनदेखा करते हुए दरवाजा खोला। इस बार दरवाजा बिना किसी प्रयास के खुल गया। दक्ष ने बिना एक पल बर्बाद किए इस मंदिर में प्रवेश किया। अद्भुत। जब दक्ष ने इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को देखा तो वह ये कहे बिना नहीं रह सका। सभी दीवारें कई रहस्यमय पैटर्न से भरी हुई थी जो बैंगनी रोशनी से चमक रही थी। यह पैटर्न लगातार बदलते रहते थे, कभी स्थिर नहीं रहते थे। दक्ष ने दीवारों को जितना देखा वह उतना ही हैरान रह गया। उसे महसूस हो रहा था कि इन पैटर्न में कोई रहस्यमय शक्ति है। तुम अभी जिस तरह से हो, तुम उनके पीछे के रहस्य को नहीं समझ सकती हो। जू ने दक्ष के पास आते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं उन्हें समझ नहीं सकता, लेकिन मैं उनके साथ कुछ जुड़ाव महसूस कर सकता हूँ। दक्ष ने शांत स्वर में कहा। थोड़ी देर बाद दक्ष ने दीवारों से नजरें हटा ली और चारों ओर देखने लगा। पूरे हॉल में उसे बस एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। क्या इस बड़े मंदिर में केवल एक ही कमरा है? उसने उस कमरे की ओर चलते हुए कहा। चलो उस कमरे में प्रवेश करो। ट्रायल में भाग लेने के लिए तुम्हें यहीं प्रवेश करना होगा। यदि तुम वहां से सफलतापूर्वक बाहर आ सकती हो तो तुम और अधिक जानने के योग्य हो जाओगी। जू ने दक्ष की ओर देखते हुए उस दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, चूंकि आप मेरी स्वयंभू संरक्षक आत्मा है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे अंदर से क्या सामना करना पड़ेगा और सफल होने के लिए मुझे क्या हासिल करना होगा? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अल्पविराम, बेशक यह महान व्यक्ति आपको बताएगा, आपको बस मजबूत बनने की जरूरत है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि मुझे अंदर ही साधना करनी होगी? उसने अजीब नजर से पूछा। नहीं, यद्यपि आप अभ्यास कर सकते हैं और अंदर से मजबूत बन सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा उस बारे में नहीं है। सफल होने के लिए आपको अपनी ताकत को एक अलग तरीके से बढ़ाना होगा। क्या तुम और अधिक स्पष्ट हो सकती हो? दक्ष ने उससे पूछा। अभी मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस इतना बताऊंगी कि तुम्हें अपनी समझ और अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अब अंदर जाओ, बाकी सब खुद ही समझो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं खड़ी रही, कुछ और नहीं कहा। दक्ष ने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ उसे समझ नहीं आया कि अब क्या सोचना है। यह अब वह कमरा नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। दक्ष को अपने सिर के ऊपर लाल आसमान और नीचे सुनसान जमीन दिखाई दे रही थी। जहां तक उसकी नजर जा सकती थी दक्ष को सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई दे रहा था। किसी भी तरह के बागान या किसी भी जीवित चीज का कोई निशान नहीं था। आसमान में कोई सूरज या चांद नहीं था, फिर भी यह धरती पर एक सामान्य दिन की तरह ही चमकीला था। दक्ष को हवा में ठंडक महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी आने वाली है, जो आसमान के गर्म लाल रंग के विपरीत थी। यह जगह कहाँ है? यह उस दुनिया से बहुत अलग है जिसकी मैं आदी हूँ, दक्ष ने खुद से कहा। क्या? दक्ष जैसे ही पीछे मुड़ा चौंक गया। उसने देखा कि उसके पीछे कोई दरवाजा नहीं था। जिस दरवाजे से वह अंदर आया था वह बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से गायब हो गया था। क्या वह दरवाजा पूरी तरह से गायब हो गया था या बस अदृश्य हो गया था? दक्ष ने सोचा और उस दिशा में बढ़ने की कोशिश की जहां दरवाजा होना चाहिए था। फिर भी उसे दरवाजा खोजने में कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में गायब हो गया। उसके इस कथन का क्या मतलब था कि मुझे अपनी समझ के माध्यम से मजबूत होने की आवश्यकता है? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके शब्दों को सुनने के बाद मैं ऐसी जगह पर पहुंच जाऊंगा। यहाँ कुछ भी नहीं है, दक्ष ने चारों ओर देखते हुए कहा। अभी के लिए मैं केवल एक ही दिशा चुन सकता हूँ और उस ओर यात्रा कर सकता हूँ, इस उम्मीद में कि इस परीक्षण से संबंधित कोई व्यक्ति या चीज मिल जाए। यहाँ कुछ तो होना चाहिए, तभी मैं
यहाँ आया हूँ, दक्ष ने कहा और वह बेतरतीब दिशा में चलने लगा। ये वाकई असामान्य बात है कि मुझे भूख नहीं लगती, मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह इसी तरह रहे। आधे दिन तक चलने के बाद भी मुझे कोई भी व्यक्ति या चीज नहीं दिखी। इस सुनसान दुनिया में मुझे कोई भी भोजन नहीं मिल सकता, दक्ष ने खुद से कहा और चलते हुए कहा, क्या ये सच है? 1 घंटे तक चलने के बाद दक्ष को आखिरकार कुछ दिखाई दिया। दक्ष इस सुनसान जगह पर आधे दिन से ज्यादा समय तक घूमता रहा, जब तक कि उसे क्षितिज के अंत में कोई व्यक्ति या कोई चीज चलती हुई दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि यह कोई इंसान है, या कम से कम इतनी दूर से उसे ऐसा ही लगा। आखिरकार कोई तो है, दक्ष ने खुशी से सोचा और वह तुरंत उस दिशा में दौड़ने लगा। कुछ देर तक दौड़ने के बाद वह अंततः अपने लक्ष्य के निकट एक स्पष्ट छवि देख पाया, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने जो कुछ था उसे देखा, वह अचानक रुक गया। यह एक इंसान की तरह दिखता था, लेकिन साथ ही ऐसा नहीं भी था। व्यक्ति का शरीर मानव जैसा था और त्वचा भी मानव जैसी थी, लेकिन जो बात उसे अलग बनाती थी वह ये थी कि उसके माथे के बीच में तीसरी आंख थी, जबकि उसकी लंबाई 3 मीटर से ज्यादा थी। उसका शरीर वास्तव में दुबला पतला था। यह व्यक्ति अपने कंधे पर लाल रंग का थैला लटकाए हुए था तथा उसके हाथ में एक बड़ा भाला था जिसमें से रक्त की दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही दक्ष उसके पास पहुंचा, इस 3 आंखों वाले व्यक्ति ने अपना ध्यान दक्ष की ओर मोड़ लिया। जब उसने दक्ष को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह एक कदम पीछे हट गया। जब उसने देखा कि दक्ष स्थिर खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो उसे फिर से अपनी स्थिति का एहसास हुआ। क्या तुम इंसान हो? तुम वैसे ही दिखते हो जैसा हमारी किताबों में बताया गया है, उसने भारी आवाज में दक्ष की ओर देखते हुए कहा। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि वह उसकी भाषा समझ सकता है। दक्ष जानता था कि यह व्यक्ति चीनी, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा नहीं बोल रहा था जिसे वह अपनी नई दुनिया में जानता था, लेकिन फिर भी दक्ष उसे समझने में सक्षम था। हाँ, मैं एक इंसान हूँ। क्या यहाँ मेरे जैसे और भी इंसान हैं? उसने शांत स्वर में पूछा। अल्पविराम, यहाँ और मनुष्य कैसे हो सकते हैं? मनुष्य केवल एक किंवदंती है जो अस्तित्व में नहीं है। अब तक मुझे लगता था कि यह केवल एक मंगल अंत किंवदंती है, उसने कहा और अपनी आंखों में जिज्ञासा के साथ दक्ष को देखा। पौराणिक मानव, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? दक्ष ने फिर पूछा। हालांकि आप एक इंसान की तरह दिखते हैं, लेकिन मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आप एक ऐसा ही जीव है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है, जो इंसान होने का दिखावा कर रहा है। आपको ये साबित करना होगा कि क्या आप वास्तव में इंसान हैं। कि दंत्य के अनुसार मनुष्य सबसे महान योद्धा है। मैं तुमसे लड़ूंगा, अगर तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम एक इंसान हो, इस 3 आंखों वाले व्यक्ति ने कहा और उसने अपने कंधों से बैग नीचे रखा और अपना भाला लहराया। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें कम से कम पहले मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहिए था? दक्ष ने हैरान भाव से उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या फालतू बात है? ये बड़ा आदमी वाकई बहुत ताकतवर दिखता है। क्या मैं वाकई उसे हरा सकता हूँ? वैसे भी इंसानों के बारे में उसकी राय इतनी अच्छी क्यों है? दक्ष ने मन ही मन सोचा। मेरा नाम टरा है और मैं अपने कबीले का 3रे स्तर का आध्यात्मिक आरोहण योद्धा हूँ, उसने पहाड़ की तरह ऊंचा खड़ा होकर कहा। आत्मा उत्थान क्षेत्र क्या है? इस जगह की साधना प्रणाली हमारी साधना प्रणाली से अलग होगी। दक्ष ने मन ही मन सोचा। मेरा नाम दक्ष है और चूंकि मेरी साधना प्रणाली आपसे अलग है, इसलिए अगर मैं आपको बता भी दूं तो भी आप नहीं। स्वल्पविराम में आप मुझसे लड़कर और अधिक जान सकते हैं, क्योंकि आप यही चाहते हैं। दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और उसने अपनी राजा की तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसकी तलवार बाहर आई, वातावरण में तलवार की एक तीव्र आभा फैल गई, यहाँ तक कि टरा जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा था उसे भी यह आभास हो गया। वाकई बहुत अच्छा हथियार है, मैं तुमसे दूर खड़े होकर भी इसकी ताकत महसूस कर सकता हूँ। एक इंसान के लिए यह एक बढ़िया हथियार है। टेरा ने राजा की तलवार को देखते हुए कहा। चलो देखते हैं क्या तुम्हारी ताकत इस हथियार को पकड़ने के लिए पर्याप्त है या नहीं, टेरा ने कहा और उसने अपने भाले की नोक जमीन में गाड़ दी। अल्पविराम को समझ नहीं आया कि वह सीधे हमला क्यों नहीं कर रहा था और उसने अपना हथियार जमीन में गाड़ दिया। क्या वह इतनी बहादुरी भरी घोषणा के बाद हार मान रहा था, उसने सोचा, लेकिन जैसे ही उसने जमीन में कंपन महसूस किया उसके विचार बदल गए। फ्लश स्टेट्स। दक्ष ने अपनी मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया और तुरंत ही एक अलग जगह पर पहुंच गया। दक्ष ने देखा कि रेगिस्तान की जमीन से अचानक बड़ी में पेड़ की जड़ें उगाई हैं उस जगह पर जहां वह खड़ा था। क्या बात है, इस रेगिस्तान में जहां कोई पेड़ नहीं है वहां पेड़ों की जड़ें क्यों हैं? उसने बुदा जब उसने जड़ों को जमीन पर लौटते देखा। लड़ाई खत्म होने से पहले अपने प्रतिद्वंदी से नजरें मत हटाना, दक्ष ने एक आवाज सुनी। जब वह उस जगह को देख रहा था जहां वह पहले खड़ा था, उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेरा ने अपना भाला उसकी ओर फेंका। ब्लॉक। दक्ष ने उस हमले से खुद को बचाने के लिए अपने राजा की तलवार का इस्तेमाल किया। दक्ष को एक कदम पीछे धकेल दिया गया क्योंकि उस हमले ने उसकी तलवार पर वार किया, जबकि टेरा को स्थिर पैर जमाने से पहले 10 कदम पीछे धकेल दिया गया। क्या वह उतना ताकतवर नहीं है जितना मैंने सोचा था? अप्रत्याशित हमले और इतने बड़े शरीर के बावजूद वह मुझे केवल 1 कदम पीछे धकेल पाया, जबकि वह खुद 10 कदम पीछे धकेल दिया गया। मुझे लगता है कि उसका 3रे चरण का आत्मा उत्थान क्षेत्र मेरे 5वें चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र से कमजोर है। दक्ष ने मन ही मन सोचा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे हराने के लिए काफी नहीं राने।
फिर से भाले से वार करते हुए कहा, लेकिन इस बार दक्ष को लगा कि चीजें अलग थी, क्योंकि उसने फिर से जमीन से कंपन महसूस किया। इस बार 10 से ज्यादा पेड़ के तने जमीन से निकलकर 3 दिशाओं से उसकी ओर आए, जबकि टेरा का भाला सामने से आया। स्वर्गीय दानव पंख, 2 सुंदर पंख, एक सुनहरा और एक काला, उसकी पीठ के पीछे दिखाई दिया जब दक्ष हवा में उड़ रहा था। जैसे ही टेरा ने दक्ष को उड़ते देखा, वह इतना हैरान हो गया कि वह अपनी जगह पर रुक गया और उसने अपनी ओर आते पेड़ों के तनों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिरी क्षण में, इससे पहले कि वे उस पर वार करते, उसने उन्हें देख लिया। वे पेड़ के तने जहां थे वहीं रुक गए और जमीन में गायब हो गए, जमीन में विलीन हो गए। बहुत हो गया खेल, लगता है अब तुम्हें हराने का समय आ गया है, दक्ष ने टेरा को ऊपर आते हुए देखते हुए कहा। टेरा का दिल कांप उठा जब उसने दक्ष के शब्द सुने और अपने चारों ओर एक भयानक गति देखी। दक्ष तलवार, संत के साथ रूप, दूसरा रूप विनाश। दक्ष ने अपनी तलवार से हवा में वार किया, जिससे टेरा की दिशा में एक भयानक हमला हुआ। तलवार, संत के साथ रूप, दूसरा रूप विनाश। दक्ष ने अपनी तलवार से हवा में वार किया और टेरा की दिशा में एक भयानक हमला किया। टेरा को महसूस हो रहा था कि यह हमला तलवार की आभा से भरा हुआ था, जो इसे और भी भयानक बना रहा था। टेरा ने देखा कि हमला उसकी दिशा में आ रहा है और उसे लगा कि वह इस भयानक गति के सामने आगे नहीं बढ़ सकता। उसने अपना भाला लहराया, जैसे ही उसके सामने वृक्षारोपण की एक दीवार दिखाई दी जो उसे ढाल की तरह बचा रही थी। लेकिन जैसे ही इस भयानक हमले ने उन्हें छुआ, वे आसानी से अलग हो गए। यह उसकी दिशा में आगे बढ़ता रहा। आखिरी क्षण में जब यह हमला उस तक पहुंचने वाला था, टेरा ने अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में अपने भाले से हमला किया, लेकिन इस हमले के सामने वह अपने भाले के साथ उड़ गया और जमीन पर दूर जाकर गिरा, जिससे एक छोटा गड्ढा बन गया। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, उसकी साधना मेरे सामने विशेष रूप से मजबूत नहीं है। वह शायद आत्मा स्थापना क्षेत्र के तीसरे या चौथे चरण के योद्धा से भी कमजोर है। अगर मैं उसे हमारे साधना मानकों के अनुसार आंकूं, मुझे लगता है कि यह अच्छा निर्णय था केवल चौथे के बजाय संत तलवार के दूसरे रूप का उपयोग करना, अन्यथा वह आसानी से मारा जा सकता था, दक्ष ने खुद से कहा। जैसे ही वह वापस जमीन पर गिरा, जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसके खूबसूरत पंख गायब हो गए। वह उस जगह की ओर चलने लगा जहां टेरा दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। जैसे ही दक्ष वहां पहुंचा, उसने देखा कि टेरा गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या तुम ठीक हो? दक्ष ने पूछा। मैं ठीक हूं, दया दिखाने के लिए धन्यवाद। टेरा ने झुककर दक्ष को धन्यवाद दिया। उसकी शारीरिक सुरक्षा बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी तो इतनी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने की के बाद भी उसे केवल हल्की चोटें ही आई हैं। दक्ष ने टेरा को ध्यान से देखते हुए सोचा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम पर दया दिखाई है? दक्ष ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हारी ताकत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम जब चाहो मुझे आसानी से मार सकते हो। इस बार भी तुम्हारे पास एक कारण था, क्योंकि मैंने ही लड़ाई शुरू की थी, लेकिन तुमने मुझे केवल थोड़ा सा घायल किया। इसके अलावा मुझे न है कि तुमने जो दिखाया वह तुम्हारी पूरी ताकत नहीं थी। टेरा ने अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए कहा, जैसा कि तुमने कहा, तुम पहले भी मेरे साथ खेल चुके हो सकते हो और इस बात की पूरी संभावना है कि तुम्हारा आखिरी हमला तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हमला नहीं था। मुझे लगता है कि अगर तुम शुरू से ही गंभीर होते तो तुम मुझे एक ही वार में मार सकते थे, टेरा ने कहा और वह सीधा खड़ा होकर दक्ष की तरफ देखने लगा। अच्छी टिप्पणी। वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अब इंसान हूं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, आप एक महान इंसान हैं, उन्होंने कहा और जमीन पर अपना भाला ढूंढने की कोशिश की और जैसे ही वह मिला उसे उठा लिया। क्या आप कृपया पौराणिक कहना बंद कर सकते हैं? वैसे भी क्या आपकी जनजाति पास में है? आपने उल्लेख किया कि आपके पास यहाँ मनुष्यों के बारे में किताब है, क्या वे आपकी जनजाति में है? क्या आप मुझे उन्हें पढ़ने के लिए ला सकते हैं? दक्ष ने टेरा से पूछा। बेशक, जनजाति में हर कोई ये देखकर हैरान हो जाएगा कि मैं टेरा अपने साथ एक महान मानव को वापस लाया हूं। टेरा ने ये कहते हुए गर्व महसूस किया। तो चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, दक्ष ने सुझाव दिया। टेरा ने अपना भाला उठाया और उस जगह की ओर चलना शुरू कर दिया जहां उसने लड़ाई शुरू करने से पहले अपना बैग रखा था। टेरा ने अपना बैग उठाया और एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर दिया। उसने दक्ष को अपने पीछे आने का इशारा किया। तुम लोगों को कैसे पता कि तुम्हें किस दिशा में जाना है? मुझे तो हर जगह रेगिस्तान की रेत ही दिखाई दे रही है। दिशा का अंदाजा लगाने के लिए न तो सूरज है और न ही चांद, दक्ष ने पूछा। उसने चारों ओर देखा, उसे हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। सूर्य और चंद्रमा क्या है? हम बस दिशा निर्देश के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। यह ऐसी चीज है जो यहाँ हर किसी के पास है, वे सभी दिशा निर्देश के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, टेरा ने कहा और उसने अपने बैग से एक कंपास जैसी चीज निकाली और उसे दक्ष को दिखाया। दिलचस्प है, हालांकि यह कंपास का एक अपक संस्करण जैसा दिखता है, लेकिन इसके कार्य मूल रूप से वही है। ये पृथ्वी पर मौजूद कंपास तुलना में एक अलग सिद्धांत का उपयोग करता होगा। बहुत दिलचस्प है, दक्ष ने सोचा और खुश महसूस किया। ओह हाँ, तुम मुझ पर हमला करने के लिए जमीन के नीचे से उन पौधों को लेकर आए, तुमने ये कैसे किया? क्या ये तुम्हारे वंश की विशेषता है? उसने कंपास वापस देने के बाद पूछा। नहीं, हमारे कबीले में हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। हम इस क्षमता के साथ पैदा नहीं होते, हम अपने पूर्वजों की रहस्यमय वस्तु के कारण इसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने पूर्वजों की रहस्यमय वस्तु के पास जाकर और एक निश्चित समय तक उसका अध्ययन करने के बाद हम में से कुछ लोग
ज्ञान प्राप्त करते हैं और वृक्षारोपण को नियंत्रित करने की क्षमता अनलॉक करते हैं। दुर्भाग्य से जो लोग ऐसा कर सकते हैं वे बहुत दुर्लभ हैं। टेरा ने उत्तर दिया, शब्दों में इसका वर्णन करना कठिन है। जब हम मेरे कबीले में पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा, तब तुम बेहतर समझ पाओगे, टेरा ने कहा और उसने दक्ष की ओर देखा। ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी किताब में मनुष्य का उल्लेख एक किंवदंती के रूप में क्यों किया गया है? दक्ष ने फिर पूछा, और ये हमारी पवित्र पुस्तक और संभवतः इस जगह की अधिकांश जनजातियों की पुस्तकों में वर्णित है, एक मानव के बारे में, किंवदंती जिसने हमारी और इस दुनिया की अनगन अन्य जनजातियों को विनाश के कगार से बचाया। वह इस दुनिया में अब तक का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। एक बार जब विभिन्न जनजातियों के प्रमुखों से पूछा गया तो उसने सहजता से कहा कि वह एक मानव है। टेरा ने संक्षेप में स्थिति को समझाया, ये तो केवल एक मनुष्य के बारे में है, अन्य मनुष्यों के बारे में क्या? उन्होंने आगे कहा, उसके पहले और बाद में इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं देखा गया जब तक कि आज तुम प्रकट नहीं हुए। टेरा ने दक्ष के सवाल का जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुझे अंदाजा है कि वह दूसरा इंसान कौन हो सकता है। दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसे एक सुनहरे बालों वाला व्यक्ति याद आ गया था। उस व्यक्ति ने आपके लोगों को कैसे बचाया? दक्ष ने पूछा, मुझे लगता है कि हमारे कबीले के बुजुर्ग मुझसे बेहतर तरीके से इसे समझा सकते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। टेरा ने आगे बढ़ते हुए कहा। थोड़ी देर चलने के बाद दक्ष ने देखा कि जमीन पर उसे बागानों के कुछ निशान दिखाई दे रहे थे। वहां लाल घास के कुछ टुकड़े थे जिनके पास से वह नियमित अंतराल पर गुजर रहा था। जब दक्ष इन छोटे बदलावों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, टेरा की अभिव्यक्ति अचानक उग्र हो गई और उसने अपने भाले को जोर से पकड़ लिया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। दक्ष ने टेरा की मुद्रा में इन छोटे उतार चढ़ाव को नोटिस किया, तभी उसने अपना पर्वत विध्वंसक हथियार निकाला और हमला कर दिया। लंसु दक्ष ने जिस दिशा में हमला किया वह टेरा की ओर नहीं बल्कि उसके दाईं ओर की दिशा थी। दक्ष का माउंटेन डिस्ट्रॉय उसके दाईं ओर से अलग हो गया, उसकी तलवार किसी चीज से टकराए और वह चीज जमीन पर गिर गई। जमीन पर एक अजीब प्राणी मरा हुआ दिखाई दे रहा था। दक्ष अपनी यात्रा के दौरान नियमित अंतराल पर अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग कर रहा था, क्योंकि वह बस अपने आसपास के वातावरण से अवगत रहना चाहता था। लेकिन इस बार जैसे ही उसने इसका उपयोग किया उसने देखा कि एक छाया बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। दक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हमला कर दिया। जैसे ही उसने उस पर हमला करने वाले जीव को दो भागों में काट दिया, उसने देखा कि टेरा ने भी अपने भाले से एक जीव को मार दिया था। दक्ष ने एक बार फिर अपने पीछे उसे महसूस किया और उसने पलटकर उस जीव पर हमला किया, उस पर झपट्टा मारा और उसे भी मार डाला। हम ये कुछ अजीब है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यह एक कंकाल है, ये देखने में खरगोश जैसा लगता है लेकिन इसके सिर पर दो कंकाल सीन इस प्राणी को और भी अलग बनाते हैं, दक्ष ने खुद से कहा जब उसने देखा कि उस पर हमला किसने किया। यह एक आत्मा जानवर जैसा लग रहा था, इसमें ना तो मांस था और ना ही त्वचा, केवल हड्डियां थी। इसकी हड्डियां भी सामान नहीं थी, वे काले रंग की थी। क्या तुम इस प्राणी के बारे में कुछ जानते हो? इस चीज को क्या कहते हैं? क्या यह एक विशेष प्रकार का आत्मिक जानवर है? दक्ष ने भ्रमित नजर से टेरा से लगातार पूछा, आत्मिक जानवर क्या है? इस प्राणी को कंकाल सींग वाला खरगोश कहा जाता है। यह अपनी चुपके गति और छिपकर हमला करने की क्षमता का उपयोग करके आसानी से अनजान व्यक्तियों को मार सकता है, लेकिन यह ममूत व्यक्तियों के खिलाफ बहुत कमजोर है। आप कह सकते हैं कि इसका बचाव इसका कमजोर बिंदु है। टेरा ने मृत राक्षस की ओर इशारा करते हुए कहा, यह राक्षस नामक प्रजाति का है। आपको यहाँ अनगिनत राक्षस मिलेंगे जिनमें से कुछ इतने शक्तिशाली हैं कि मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनके रास्ते में ना आऊं। राक्षस दिलचस्प है, मेरे हिसाब से यह मरे हुए लोगों जैसा दिखता है, लेकिन यह एक अलग दुनिया है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लंचेन ने सोचा और उसने अपनी तलवार वापस अपनी अंगूठी के अंदर रख दी। ओह ठीक है, तुम अपनी तलवारें कहाँ रखते हो? यह अचानक तुम्हारे हाथों से प्रकट होती है और गायब हो जाती है। क्या यह मनुष्यों की कोई अनोखी विशेष शक्ति है? टेरा ने भ्रमित भाव से पूछा। आप इसे ऐसे ही कह सकते हैं जैसे आपके और पौधों के साथ होता है। ये कुछ ऐसा है जो मनुष्य तो कर सकते हैं लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि रास्ते में ऐसी चीजें हो सकती हैं? दक्ष ने पूछा, तुम इंसान हो, भले ही मैंने तुम्हें न बताया हो, यह चीजें तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, टेरा ने हंसते हुए कहा। दिव्य ज्ञान वास्तव में उपयोगी है। अगर मैंने इसे मुझ पर हमला करते हुए नहीं देखा होता, हालांकि मैं घायल होने से पहले ही इसे मार देता, मेरी जीत इस तरह से आसान नहीं होगी। दक्ष ने टेरा का पीछा करते हुए सोचा, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं अपनी दिव्य इंद्रिय का लगातार उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बहुत अधिक मानसिक बोझ पड़ता है, अन्यथा यह और भी अधिक उपयोगी होता। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय को एक बार फिर से फैलाते हुए कहा। आधे घंटे से ज्यादा चलने के बाद दक्ष ने आखिरकार वह देखा जो उसे टेरा की जनजाति लग रही थी। पैरामीटर पर लाल लकड़ी से बनी बाड़ थी और दो गार्ड गेट की रखवाली कर रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से वे दोनों महिलाएं थीं। वे बाहर से ज्यादातर टेरा जैसी ही दिखती थी, बस फर्क था उनकी उभरी हुई सीना का। वे ज्यादा कपड़े नहीं पहनती थी, सिर्फ एक छोटी सी स्कर्ट और सीना पर एक छोटा सा कपड़ा जो सिर्फ उनके ऊपरी हिस्से को ढकता था, इसलिए उनकी सीना ज्यादातर खुली रहती थी। क्या उनके कबीले को कपड़े पसंद नहीं है? टेरा नंगी सीना है और उन दो महिला रक्षकों ने
बमुश्किल कोई कपड़ा पहना है, लेकिन मेरे लिए यह एक अच्छा दृश्य है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उनकी चोटियां वाकई बहुत बड़ी हैं। मैंने अब तक जितनी भी चोटियां देखी है उनमें से सबसे बड़ी। दक्ष ने सोचा, क्या यहाँ की सभी महिलाएं शारीरिक रूप से इतनी प्रतिभाशाली है? दक्ष ने टेरा की ओर देखते हुए पूछा। शक वे हैं, उनमें से सभी बहुत मजबूत है। कुछ कुछ छोड़कर, टेरा ने गर्व से उत्तर दिया, क्योंकि वह उसका मतलब गलत समझ रहा था। जैसे ही वे दोनों गेट के पास पहुंचे, दो महिला गार्डों ने उन्हें देख लिया। वे वहीं खड़ी रही अचंभित, उनके मुंह खुले रह गए। जब उनकी नजर दक्ष पर पड़ी तो वे टेरा के अस्तित्व के बारे में भी भूल गई। आहम, तुम वहां खड़े खड़े इतने हैरान क्यों हो? गेट खोलो ने कहा। जैसे ही उन दोनों ने अपना ध्यान फिर से पाया, हमें देरी के लिए खेद है, आपका पुनः स्वागत है लॉर्ड टेरा। नमस्कार, उन्होंने टेरा के सामने और फिर लॉन चेन के सामने झुककर उत्तर दिया। यहाँ की लड़कियां काफी खुले विचारों वाली हैं, दक्ष ने सोचा, क्योंकि जब वे झुकी तो वह उनकी भरी हुई सीना को और अधिक देख सकता था। जैसे ही गार्ड ने गेट खोला, टेरा और दक्ष अंदर घुस गए। क्या वह वास्तव में एक इंसान था? एक गार्ड ने दूसरे की ओर देखते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था, और लॉर्ड टेरा उसके प्रति बहुत सम्मानपूर्ण थे। इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि हमें आखिरकार एक इंसान देखने को मिल जाए। हो सकता है कि यह किंवदंती सच हो, दूसरे ने प्रसन्न स्वर में कहा। वे वास्तव में आपके प्रति सम्मान रखते थे और आपको लॉर्ड टेरा कहते थे। जनजाति में आपका अच्छा स्थान रहा हो, दक्ष ने कहा, और भीड़ के हैरान करने वाले भावों को अनदेखा करते हुए वे चलते रहे। बेशक मैं जनजाति में सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक हूँ, केवल 4 ही हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मेरे बड़े भाई, मेरे बूढ़े आदमी चाचा जू और उनकी बेटी जिया। तेहरा ने उत्तर दिया। चारों में से सबसे मजबूत कौन है? दक्ष ने पूछा। मेरे पिता जनजाति के नेता सबसे शक्तिशाली है, उसके बाद चाचा जू, फिर उनकी बेटी जिया और अंत में मेरे सबसे बड़े भाई। तेहरा ने उत्तर दिया। उसके पिता नेता है। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि वे उसके प्रति इतने सम्मान रखते थे, उसे भगवान कहते थे। साथ ही चूंकि वह जनजाति में सबसे मजबूत है, मुझे आश्चर्य है कि जनजाति का नेता कितना मजबूत है, क्या वह भी उसी की तरह मुझसे कमजोर है? दक्ष ने तेहरा की ओर देखते हुए सोचा। जैसे ही वे जनजाति के अंदर गए, उन्हें देखने वाला या उनके पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति दक्ष की उपस्थिति को देखकर दंग रह गया। यह मेरे पिता का घर है, चलो अंदर चलते हैं, मुझे यकीन है कि वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। टेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी जिसके सिर पर सफेद बाल थे, उसने दरवाजा खोला। मेरे पिता इस समय कहाँ है? टेरा ने दरवाजा खोलने वाले से पूछा। बूढ़े आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और वह वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। टेरा ने बूढ़े आदमी के कंधों पर हाथ रखा और उसे थोड़ा हिलाया, जिससे बूढ़ा आदमी अपनी हैरानी से बाहर आ गया। मैं क्षमा चाहता हूँ मास्टर, अध्ययन कक्ष में है, आप अंदर जा सकते हैं, उसने एक तरफ हटते हुए कहा। मुझे माफ करें मास्टर, स्टडी रूम में है, आप अंदर जा सकते हैं, बूढ़े आदमी ने कहा और एक तरफ हट गया, जिससे उन दोनों को घर में प्रवेश करने का मौका मिल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक लाल दरवाजे के सामने खड़े हो गए। टेरा ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। अंदर आ जाओ। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक गरिमामयी आवाज आई। टेरा ने पुष्टि प्राप्त करने के बाद दरवाजा खोला और दक्ष के साथ अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे दोनों अंदर दाखिल हुए, दक्ष ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जो टेरा से थोड़ा लंबा था, एक कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। दक्ष महसूस कर सकता था कि नीचे बैठा व्यक्ति टेरा से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह ये नहीं बता सकता था कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कितना शक्तिशाली था, क्योंकि वह इस दुनिया में आने के बाद किसी की साधना नहीं देख सकता था। इस बार आप क्या चाहते हैं? इस आदमी ने बिना सिर घुमाए उनकी ओर देखा। पूछा, पिताजी क्या आप देख सकते हैं कि मैं किसे लेकर आया हूँ? आप अनाथ कर रहे हैं, हमारे अतिथि के प्रति विचारशील रहे, टेरा ने अजीब आवाज में कहा। कौन मेहमान? अधेड़ उम्र का आदमी उन दोनों की तरफ देखने के लिए मुड़ा। वह चौंक कर खड़ा हो गया, क्योंकि जैसे ही उसने दक्ष की तरफ देखा, उसके हाथ में रखी किताब जमीन पर गिर गई। मैं महान गुरु को नमस्कार करता हूँ, मेरे अनादर के लिए मुझे मार दिया जाना चाहिए। जैसे ही उसने दक्ष को देखा, वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। घुटनों पर बैठे हुए भी दक्ष देख सकता था कि यह आदमी उससे लंबा था। उठो, तुम क्या कर रहे हो? सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस उठ जाओ। दक्ष ने उसे खड़े होने का इशारा करते हुए कहा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम भी हमारे उद्धारकर्ता की तरह ही एक इंसान हो, तुम उनके वंश से हो, मुझे तुम्हारे साथ उचित सम्मान से पेश आना चाहिए था और तुम्हारा स्वागत करना चाहिए था। टेरा के पिता ने खड़े होने से इनकार करते हुए जवाब दिया। ये ठीक है, तुम्हें पता नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, तो उठो। वैसे भी तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं एक इंसान हूँ? क्या तुम ये जानने के लिए मेरी लड़ने की ताकत की जांच नहीं करना चाहती? दक्ष ने टेरा की ओर देखते हुए कहा, जिसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं महान गुरु? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी पुस्तकों में हमारे उद्धारक का स्पष्ट वर्णन है। वास्तव में हमारे पास हमारे उद्धारकर्ता की एक चित्रित तस्वीर और मूर्ति भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप उनके वंश से हैं। टेरा के पिता ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और खड़े हो गए। ओह, आपके पास उसकी एक पेंटिंग है, क्या मैं वो पेंटिंग देख सकता हूँ? और आपकी इतिहास की किताब भी? दक्ष ने पूछा। बिल्कुल, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं जाकर ले आता हूँ। टेरा, जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ, महान गुरु की ठीक से देखभाल करना, उसने कहा और जल्दी से अध्ययन कक्ष से बाहर भाग गया। हम अध्ययन कक्ष में है ना? क्या उसे वह पेंटिंग और
वह किताब यही नहीं रखनी चाहिए। दक्ष ने उलझन में पढ़कर तेरा से पूछा, ये हमारे कबीले के लिए बहुत खास बात है। हर कबीले का नेता इसे सुरक्षित रखता है, इसे हमारे खजाने के कक्ष में रखता है। ये इस पूरे कबीले में सबसे सुरक्षित जगह है क्योंकि इसकी सुरक्षा कई पहरेदार करते हैं और केवल कबीले का नेता ही एक विशेष टोकन का उपयोग करके इसमें प्रवेश कर सकता है। तेरा ने उत्तर दिया, ओह उसे कितना समय लगेगा। इससे पहले कि दक्ष अपना सवाल पूरा कर पाता, जनजाति का नेता पहले ही वापस आ गया था। उसके एक हाथ में सुनहरी किताब और दूसरे हाथ में पीले रंग का स्क्रॉल था। ये तो बहुत तेज था। दक्ष ने सोचा, महान गुरु, आपको प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने लंगचेन के हाथों में सुनहरी पुस्तक और स्क्रॉल रखते हुए कहा, वह इतना भोला और भरोसेमंद क्यों है? बिना कुछ पूछे मुझे अपनी पवित्र पुस्तक दे रहा है सिर्फ इसलिए कि उस आदमी ने यहाँ लोगों की जान बचाई। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी इंसान अच्छे हैं। दक्ष ने मन ही मन सोचा, ठीक है, तुमने मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या बुलाऊं? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। इस छोटे बच्चे का नाम तेनशा है, जनजाति के नेता ने जवाब दिया। दक्ष को उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थी क्योंकि वह बात करते हुए भाग रहा था। मेरा नाम लंगचेन है, जनजाति नेता तेनशा से मिलकर खुशी हुई। यह हमारे पूरे कबीले का सौभाग्य है कि हम आपसे मिल पाए। वैसे क्या हमें चले जाना चाहिए ताकि आप शांति से पढ़ सके? नशा ने सुझाव दिया। ये ठीक है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं पढ़ भी पाऊंगा या नहीं। दक्ष ने बीच में ही वाक्य रोक दिया जैसे ही उसने किताब खोली और देखा कि वह अक्षरों को बिल्कुल ठीक से पढ़ पा रहा था। वास्तव में यह एक अच्छा विचार हो सकता है। क्या आप दोनों मुझे चुपचाप पढ़ने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? लंकेम ने सुझाव दिया। शक, अब हम तुम्हें छोड़ देते हैं। टेरा मेरे साथ आओ। टेंसा ने इशारा किया और टेरा को अपने साथ बाहर ले गया और लॉन्चेन का ध्यान भटकाने से बचने के लिए धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। नशा के अपने अध्ययन कक्ष से बाहर आने के बाद उसने तुरंत गार्ड को बुलाया और उन्हें इस जगह की रखवाली करने को कहा और किसी को भी अंदर प्रवेश न करने देने या अध्ययन कक्ष के आसपास शोर न मचाने देने को कहा। उसने उन्हें बताया कि कमरे में एक महान प्राणी अध्ययन कर रहा है जो उनके पूरे कबीले को नष्ट कर सकता है और अगर दक्ष बाहर आने का फैसला करता है तो उन्हें उसका सम्मान करना चाहिए। दक्ष कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक किताब और एक स्क्रॉल था। सबसे पहले उसने ये देखने के लिए स्क्रॉल खोलने का फैसला किया कि उसकी धारणाएं सही थी या नहीं। जैसा कि मैंने सोचा था, ये वास्तव में वही है। हालांकि वह मेरे सपनों में देखे गए व्यक्ति की नाम में बहुत युवा लग रहा था, लेकिन समानताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे ही दक्ष ने ये चित्र देखा, उसे यकीन हो गया कि यह वही व्यक्ति है जिसे उसने अपने सपनों में देखा था, बस थोड़ा छोटा। इस चित्र में वह लगभग 1718 साल का लग रहा था। चमकीले लाल बाल, सुनहरी आंखें और सुंदर चेहरा। ये वाकई बहुत अच्छी पेंटिंग है। मैं इसे देखकर ही उसकी डरावनी आभा को महसूस कर सकता हूँ। जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वह वाकई बहुत अच्छा होगा। दक्ष ने खुद से कहा, चलो देखते हैं कि तुमने यहाँ क्या रोमांचक अनुभव किए। शायद मैं तुम्हारे माध्यम से यहाँ से बाहर निकलने का कोई सुराग पा सकूं। दक्ष ने सोचा और उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। कहानी पढ़ते समय दक्ष के चेहरे के हाव भाव बदलते रहे। जिस समय दक्ष अध्ययन कक्ष के अंदर किताब की सामग्री पढ़ रहा था, उस समय घर के बाहर लोग पूरी तरह से अस्तव्यस्त थे। एक इंसान को देखकर पूरी जनजाति में हड़कंप मच गया। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था, यहाँ तक कि उप प्रमुख जू और उनकी बेटी जिया भी जनजाति के नेता तेनशा के घर आए। जब उन्हें पता चला कि जनजाति के अंदर एक इंसान दिखाई दिया है, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ निजी बात करनी है। जू ने तेनशा को इशारा किया और सीधे तेनशा के कमरे में चला गया। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? क्या हम अपने बच्चों के सामने बात नहीं कर सकते? यहाँ केवल टरा और छोटी जिया है। तेनशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर सके। मेरे साथ एक निजी कमरे में चलो। जू ने गंभीर भाव से जोर दिया। ठीक है बच्चों, तुम यहीं रुको, मैं ओलजू से बात करने जाता हूँ, हम अभी वापस आते हैं। तेनशा के पर गंभीरता छा गई और उसने उन दोनों को वहीं रुकने को कहा और जू के साथ कमरे के अंदर चला गया। क्या ये सच है कि हमारे कबीले में एक इंसान आया है? अगर ऐसा है तो हमें इस बात पर थोड़ा और गंभीरता से विचार करना होगा। बूढ़े जू ने धीमी आवाज में कहा, बेशक ये सच है। क्या तुमने बाहर का शोर नहीं सुना? हम वास्तव में वही देख सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने देखा था। तेनशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शोरगुल तो सुना, लेकिन क्या वह वैसा ही है जैसा इतिहास की किताबों में बताया गया है? क्या तुम्हें उसकी ताकत महसूस हुई? शू ने गंभीर भाव से नशा से पूछा। सचमुच? हालांकि मैं उनकी साधना नहीं देख पाया। ये वैसा ही था जैसा उस घटना के बारे में इतिहास की किताबों में बताया गया है। जब महान गुरु दक्षसेन हजारों साल पहले प्रकट हुए थे तब भी कोई उनकी साधना नहीं देख पाया था। तेनशा ने उत्तर दिया। टेरा ने मुझे बताया कि उसने पहले भी परीक्षण के तौर पर उस इंसान से लड़ाई की थी, वह एक ही वार में हार गया था।
साथ ही जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक भयानक ताकत छिपी हुई है। टेरा ने मुझे ये भी बताया कि उसने उसे उन देवदूत जैसे पंखों का उपयोग करते हुए देखा था जिनमें से एक सुनहरा था और दूसरा काला। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है ना? नशा ने कहा जबकि वह कल्प करने की कोशिश कर रहा था कि यह कैसा दिखता होगा। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किताब में बताया गया है। हजारों साल पहले उस महान प्राणी के भी ये देवदूत जैसे पंख थे, एक सुनहरा और एक काला। इसमें कोई संदेह नहीं है, वह वास्तव में एक इंसान है और जहां तक मेरा अनुमान है वह उस महान प्राणी के सीधे वंश से है। बूढ़ेजू ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमें उसे किसी अन्य जनजाति में भेज देना चाहिए और उसे यहाँ नहीं रखना चाहिए। बूढ़ेजू ने भारी स्वर में सुझाव दिया, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वह एक इंसान है, क्या हमें उसके साथ अपने रिश्ते नहीं सुधारने चाहिए? तेमशा ने बूढ़ेजू को उलझन भरी नजर से देखते हुए पूछा, आप इतिहास के बारे में बहुत विस्तार से जानते हैं? नाजू ने धीमी आवाज में कहा, बेशक, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम्हें याद है कि आखिरी बार कब कोई इंसान दिखाई दिया था? है ना? बूढ़ेजू ने फिर पूछा, जब तक मनुष्य प्रकट नहीं हुआ तब तक इस दुनिया में किसी भी खतरे या परेशानी का कोई संकेत नहीं था, लेकिन जैसे ही वे प्रकट हुए हमारे पूर्वजों को पता चला कि राक्षस इस ग्रह के सभी जीवन रूपों को मिटाने और सभी भूमि पर नियंत्रण करने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद महान शुरुआत हुई और महान गुरु दक्षसेन ने हमें बचाया। जू ने आने कहा, यह सही है, लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? तेंशा समझ नहीं पाया कि जू क्या कहना चाह रहा था। हालांकि महान गुरु दक्षसेन ने लगभग सभी राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन इस लड़ाई के दौरान हमारे जनजाति के अधिकांश सदस्य भी मारे गए। अब हजारों साल बाद राक्षसों ने अपनी ताकत वापस पाली है। अब वे शायद पहले जितने ही ताकतवर हैं, भले ही वे अपने चरम पर होने के बाद भी कमजोर हो, लेकिन वे पहले से ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। जू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है राक्षस सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हैं? जू ने सवाल जारी रखा। दक्षसेन एक इंसान नशा को आखिरकार समझ आ गया कि जू क्या कहना चाह रही थी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर राक्षसों को पता चल गया कि कोई और इंसान आया है तो वे तुरंत भड़क सकते हैं और हमारे कबीले पर हमला कर सकते हैं। हालांकि हमें कई अन्य कबीलों और इंसानों की मदद मिल रही है, हम विजय हो सकते हैं, लेकिन हमारे कबीले के लोगों की जान की कीमत पर। जू ने गंभीर भाव से कहा, हाँ, अगर हमारी जनजाति के आसपास लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होगा, जबकि दूसरी जनजातियां बेहतर स्थिति में रहेंगी। नशा ने सहमति जताई, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसे किसी दूसरी जनजाति के पास भेज दे चाहिए ताकि हमारे बदले उन्हें ये दंड भुगतना पड़े। जब राक्षस हमला करेंगे तो हम अपनी कुछ सेनाएं भेज सकते हैं। सभी जनजातियों और मनुष्यों के साथ हम निश्चित रूप से इस युद्ध को जीतेंगे और हमें ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। जू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या कह रहे हो और तुम्हारा तर्क भी सही है, लेकिन हम उसे बिना नाराज किए कैसे भेज सकते हैं? अगर हम गलत कदम उठाते हैं तो वह गुस्से में हमारे कबीले को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। तेंशा ने गंभीर भाव से चेतावनी दी, हम इस बारे में बाद में सोच सकते हैं, मुख्य बात यह है कि आप मुझसे सहमत है कि हमें उसे भेज देना चाहिए, है ना? जू ने फिर पूछा, ठीक है, मैं सहमत हूँ, हमें जनजाति के लिए ऐसा करना होगा। नशा ने उदास भाव से कहा, हम जो भी करें हमें उसे किसी दूसरी जनजाति में भेजने के लिए एक अच्छा बहाना चाहिए। उसे किस जनजाति में भेजना सबसे अच्छा रहेगा? तेंशा ने फिर पूछा, वंशी जनजाति के बारे में क्या? अगर हम उसे वहां भेज दे तो ये हमारे हित में होगा, जू ने सुझाव दिया। नशा ने पूछा, उसे वहां भेजना हमारे सर्वोत्तम हित में कैसे है? आप जानते हैं, राक्षसों के बाद वंशी जनजाति सबसे मजबूत जनजाति है, जबकि हम सभी जनजातियों में वंशी जनजाति के सबसे मजबूत है। इसलिए अगर हम इस मानव को वहां भेज सकते हैं तो वे इस हमले का पूरा खामियाजा भुगत देंगे और इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर इस युद्ध के बाद वंशी जनजाति कमजोर हो जाती है और राक्षस हार जाते हैं तो हम इस भूमि पर सबसे शक्तिशाली होंगे। यह एक तीर से दो बाजों को मारने जैसा है। बूढ़ा जू ये कहते हुए दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराया, मुझे लगता है कि हम किसी तरह कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं और अपने पूर्वजों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो जनजाति के लिए किया जाना चाहिए। तेंशा ने भारी भाव के साथ कहा, सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी को नियंत्रित करना होगा कि कोई इंसान हमारे कबीले में है और इसे जितना हो सके फैलने से रोकना होगा जब तक कि हम उसे वंशी कबीले में नहीं भेज सकते। मैं इसका ध्यान रखूंगा, जबकि तुम उस इंसान का ध्यान रखना और उसे नाराज किए बिना उसे दूर भेजने की कोशिश करना, जू ने कहा, और वह नशा के साथ दरवाजे की ओर चलने लगा। आप वापस आ गए पिताजी, आप दोनों क्या बात कर रहे थे? टेरा ने अपने पिता के कमरे से बाहर निकलते ही पूछा, कोई गंभीर बात नहीं, तुम्हारे चाचा मुझे एक महिला के बारे में बता रहे थे जिस पर आजकल उनका क्रश है, वह चाहते थे कि मैं उन्हें
उससे मिलवा दूं, तेनशा ने मजाक में कहा, जबकि जू ने उसे घूर कर दे देख, क्या तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो? क्या आंटी को इसके बारे में पता है? टेरा ने चौंक हुए कहा, तुम्हारे पिता केवल मजाक कर रहे हैं बेवकूफ, जिया ने कहा और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह एक बेवकूफ हो। वो बढ़िया है, टेरा हंसने लगी, मैं अब जा रहा हूँ, क्या तुम यहीं रहना चाहोगी? जू ने जिया से पूछा, इतनी जल्दी? क्या तुम उस इंसान से मिलना नहीं चाहती? जिया ने उलझन भरी आवाज में पूछा, ठीक है, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, साथ ही उसे एकांतवास से बाहर आने में शायद काफी समय लगेगा। अपनी बात पूरी करते हुए उसने नशा की ओर देखा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं कल भी उससे मिल सकती हूँ, जिया ने जू के साथ जाते हुए कहा। मैंने सोचा कि वे उससे मिलने आए हैं, उसे अचानक जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? तरह ने मन ही में सोचा, जबकि बाहर उससे संबंधित बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही थी। दक्ष को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, वह बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। तो यही हुआ। लॉन्चेन ने सुनहरी किताब पढ़ते हुए सोचा, दक्ष सेन स्वर्ग के देवता, बहुत अच्छा नाम है, कम से कम अब मैं उनका नाम तो जानता हूँ। दक्ष ने खुद से कहा, जुन बाहर आओ। दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, खेलना बंद करो, मुझे पता है तुम यहाँ हो। दक्ष ने फिर कहा, लेकिन जून ने जवाब देने से इनकार कर दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अचानक उसके पीछे एक महिला की आवाज सुनाई दी। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो गुलाबी बालों वाली 141 साल की एक छोटी लड़की खड़ी थी। वह जुन थी, उसकी खजाने की आत्मा। क्या मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, इसीलिए मुझे पता था। दक्ष ने हंसते हुए कहा, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि यह महान व्यक्ति इस परीक्षण दुनिया में तुम्हारे साथ है? जून ने चेहरे पर जिज्ञासा के साथ दक्ष से पूछा, मैंने इसे इस किताब में पढ़ा है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस बहाने से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैं उस किताब के बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसमें मुझसे संबंधित कुछ भी नहीं है। जून ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है? देखो, चूंकि दक्ष सेन यहाँ एक महान व्यक्ति था, इसलिए उसके बारे में यहाँ बहुत सारी बातें लिखी गई है, यहाँ तक कि सबसे छोटी बातें भी किताब में बताया गया है कि दक्ष सेन को अक्सर किसी से बात करते हुए देखा जाता था, लेकिन आसपास कोई ऐसा नहीं था जिससे वह बात कर सके। इस घटना को दक्ष सेन की एक किंवदंती के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह उन देवताओं से बात करने में सक्षम था जिन्हें सामान्य लोग नहीं देख सकते, लेकिन मुझे पता है कि वह किससे बात कर रहा था। दक्ष ने किताब के अंदर एक पैराग्राफ दिखाते हुए बताया, तुमने खुद ही पहले कहा था कि तुम मुझसे पहले दक्ष सेन के साथ थे, इसलिए बिंदुओं को जोड़ना आसान था, और अगर तुम यहाँ आ सकते थे जब उसका परीक्षण किया जा रहा था तो मुझे यकीन था कि तुम अभी भी यहाँ होते। दक्ष ने आगे कहा, वैसे भी तुमने मुझसे क्यों छुपाया और उससे क्यों नहीं? दक्ष ने भ्रमित भाव से पूछा, मैं भी उससे छुपकर चुपचाप परीक्षण देख रही थी, लेकिन किसी तरह उसे पता चल गया कि मैं भी उसके साथ इस दुनिया में हूँ। जून ने उत्तर दिया, कैसे? मुझे तो इस किताब और उसके उल्लेख के कारण ही पता चला, लेकिन उसे कैसे पता चल सकता है? दक्ष और भी उलझन में पड़ गया और उसने पूछा, उसकी तुलना अपने आप से मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। जून ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, वैसे मुझे भी नहीं पता कि उसे कैसे पता चला, उसने मुझे कभी नहीं बताया। जुन ने मुंह बनाते हुए कहा। उन्होंने पूछा, क्या इस पुस्तक में उनके और घटनाओं के बारे में लिखी गई सभी बातें सच है? हालांकि कुछ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन ये कहानी अधिकांशतः सत्य है। जुन ने उत्तर दिया, दक्ष सेन को इस दुनिया में इस परीक्षण के लिए भेजा गया था, ठीक वैसे ही जैसे आप हैं। जब वह पहुंचे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात बारक जनजाति के किसी व्यक्ति से हुई। वह जनजाति सबसे कमजोर थी और अब भी है, जबकि बंशी जनजाति और अफिया जनजाति जिसमें आप वर्तमान में है सबसे मजबूत थी और अब भी है। बारक जनजाति के सदस्य वास्तव में उसके प्रति दयालु थे और उसका स्वागत कर रहे थे, भले ही वह एक पूरी तरह से अज्ञात जाति का था। जुन ने उसे बताया, चूंकि दक्ष सेन जनजाति में रह रहा था, दिन के दौरान उनके आदिवासी ग्रंथों के तहत अध्ययन कर रहा था, इसलिए उसने रात में अपनी साधना जारी रखी और परीक्षा पास करने का तरीका खोजने की कोशिश की। एक दिन जब उसने जनजाति में एक बड़ा हंगामा सुना, जब उसने जांच की तो उसे पता चला कि जनजाति युद्ध के लिए जाने की तैयारी कर रही थी। वह जनजाति के नेता से मिला और पता चला कि राक्षस जनजाति ने सुनमी जनजाति पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया है और आगे बढ़ गया है। उनका लक्ष्य इस पूरी भूमि पर कब्जा करना था। जुन ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, सभी जनजातियों ने अपनी सेनाओं में शामिल होने और अफिया और वंशी जनजाति के नेतृत्व में राक्षस जनजाति के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ने का फैसला किया था। हालांकि बारो जनजाति सभी में सबसे कमजोर थी, फिर भी उन्होंने मदद करने का फैसला किया। दक्ष सेन ने उनके साथ जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद यही वह घटना है जो इस परीक्षा को पास करने की कुंजी है। वह बड़ी दिलचस्पी से लड़ाई देखता रहा, शायद ही कभी भाग लेता, क्योंकि वह जानता था कि असली ताकतवर राक्षसों ने अभी तक भाग नहीं लिया है। जुन ने घटना के बारे में याद करते हुए कहा, चूंकि बारो सेना सबसे कमजोर थी, इसलिए उन्हें वह क्षेत्र दिया गया जहां दुश्मन की संख्या और ताकत सबसे कम थी, इसलिए दक्ष सेन उनके साथ नहीं रहा और उन्हें मुख्य क्षेत्र की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। उसने कभी कभी लड़ाई की, लेकिन कभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। जब तक इस बिंदु पर पहुंचते ही उसने विराम लिया, जब तक उसने देखा कि बारो जनजाति के अधिकांश योद्धा नष्ट हो चुके थे। एक राक्षस राजा प्रकट हुआ था, उसने उन सभी पर हमला किया और
उन्हें मार डाला। लिटिल शेन इतना दुखी और क्रोधित था कि आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। अपने गुस्से में उसने आखिरकार अपनी पूरी ताकत दिखाई और अपने रास्ते में आने वाले हर राक्षस को मार डाला। जुन ने दक्ष को बताया मजबूत और कमजोर के बीच भेद किए बिना उसने अंततः वध के नियम में महारत हासिल कर ली, क्योंकि उसने राक्षसों के अधिकांश कबीले का वध कर दिया, अपनी ताकत से मौजूद हर कबीले को चौंका दिया। यहाँ तक कि राक्षसों के राजा और राक्षस भी तब तक मारे गए जब तक कि राक्षस कबीले के बचे हुए लोग भाग नहीं गए। उस दिन राक्षसों ने उसे राक्षस सम्राट की उपाधि दी। उस उपाधि को कहते हुए जुन मुस्कुराई। सच में 12 जनजाति के बारे में जो बातें तुमने बताई है वे इस किताब में नहीं है, उनका केवल संक्षेप में उल्लेख किया गया है। उन जनजातियों के हिस्से के रूप में जो राक्षसों के खिलाफ शामिल हुए थे, इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वे कारण थे। दक्ष सेन क्रोधित था, ने उस किताब की ओर देखते हुए पूछा, बेशक इस किताब में आपको यह नहीं मिलेगा, आपको उनकी किताबों में उनकी कहानी का पक्ष मिलेगा। जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह इस लड़ाई में बहुत अद्भुत था, है ना? दक्ष ने गंभीर भाव से कहा और कल्पना की कि उसे कैसा महसूस हुआ होगा। हाँ, वह अविश्वसनीय था। कसू ने अतीत की घटनाओं को याद करते हुए कहा, ओह ठीक है, तुमने कहा कि उसे जो चाहिए था उसमें उसने महारत हासिल कर ली है। क्या मुझे इस परीक्षा को पास करने के लिए इस कानून वध में भी महारत हासिल करने की जरूरत है? दक्ष ने उत्साह से पूछा, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन यह आपको तय करना है। जुन ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं ही निर्णय लूं? दक्ष ने उलझन में पड़कर पूछा, तुम्हें पता है कि वध कानून जैसे कानून क्या होते हैं, है ना? जून ने से पूछा, मैं वध के कानून से परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों के बारे में जानता हूं। मैंने पढ़ा है कि पृथ्वी लोक में लोग प्रकृति के कानून को नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। वे विशेष शक्तियों की तरह हैं जो आपको किसी तत्व पर नियंत्रण प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए अग्नि का नियम, पृथ्वी का नियम, जल का नियम, धातु का नियम और लकड़ी का नियम। दक्ष ने बताया कि उसने पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। प्रकृति के इन 5 नियमों के अलावा और भी कई कानून हैं, कई विशेष कानून भी है, जैसे वध का कानून। चिंता मत करो, तुम जल्द ही उनसे परिचित हो जाओगी, जुन ने कहा और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। विशेष नियम जैसे समय और स्थान का नियम? दक्ष ने चौंक हुए पूछा, आप समय और स्थान के नियम के बारे में कैसे जानते हैं? उसने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया, कुछ नहीं, मैंने तो बस यही मान लिया कि इसके लिए भी कोई होना चाहिए। तो टेरा के पास बागानों को नियंत्रित करने की क्षमता है। क्या ये लकड़ी के कानून की उनकी समझ की वजह से है? दक्ष ने कहा, क्योंकि उसे टेरा द्वारा उसके खिलाफ किए गए हमलों की याद आ रही थी। यह सच है, इस ब्रह्मांड में असंख्य कानून हैं और आमतौर पर केवल पृथ्वी क्षेत्र के साधक ही कानूनों को सीख सकते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समझ क्षमता होती। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग पृथ्वी क्षेत्र में केवल एक ही कानून सीख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे तथाकथित प्रतिभाशाली लोग हैं जो गोल्ड कोर दायरे में रहते हुए भी कानून सीख सकते हैं या पृथ्वी दायरे में रहते हुए एक से ज्यादा कानूनों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जिस निचली दुनिया में हैं वहां आपको ऐसे कोई मिलेंगे। क्या फालतू बात है? क्या तुमने अभी कहा कि केवल दुर्लभ प्रतिभाएं ही स्वर्ण कोर क्षेत्र में कानून सीख सकती हैं? मैं केवल आत्मा स्थापना क्षेत्र में हूँ। क्या ये परीक्षा मेरे लिए बहुत कठिन नहीं है? दक्ष चौंक गया। उन प्रतिभाशाली लोगों में आपके जैसी वंशावली नहीं थी क्या? दक्ष सेन ने भी इस परीक्षा में कानून नहीं सीखे थे? जुन ने आत्मविश्वास भरे लहजे में घोषणा की। इस परीक्षण में भाग लेने के समय दक्ष सेन के पास क्या साधना थी? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, ओह गोल्ड कोर रे। जुन ने जवाब दिया, लेकिन तुरंत अपना छोटा सा मुंह बंद कर लिया। दक्ष ने जब उसकी बात सुनी तो वह खुद को चेहरे पर हाथ मारने से नहीं रोक सका। जो भी हो, अगर सफल होने का यही एकमात्र तरीका है तो मैं अपना सब कुछ दे दूंगी, दक्ष ने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में कहा। यह मेरे अच्छे लड़के जैसा है। जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चुक, हमारा काम यही समाप्त हो गया है, तो चलो बाहर चलते हैं और तुम मेरे साथ रहो और गायब मत होना, क्योंकि वे तुम्हें किसी भी तरह से नहीं देख पाएंगे। दक्ष ने दरवाजा खोलने से पहले जुन को देखते हुए कहा। जैसे ही दक्ष कमरे से बाहर आया, बाहर खड़े आश्चर्य में एक कदम पीछे हट गए और फिर उसे प्रणाम किया। महान गुरु, जनजाति प्रमुख को नहीं पता था कि आपको कितना समय लगेगा, इसलिए उन्होंने हमें इस जगह की रखवाली करने और यह सुनिश्चित करने के लिए छोड़ दिया कि कोई आपको परेशान न करे। गुरु इस समय अपने बेटे के साथ हॉल में हैं, मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा, या अगर आप चाहते हैं कि वे यहाँ आए तो उन्हें सूचित करें। गार्ड ने सम्मान पूर्वक कहा, ठीक है मैं उसके पास जाऊंगा, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, दक्ष ने कहा। गार्ड के मार्गदर्शन से दक्ष ने हॉल को बहुत तेजी से ढूंढ लिया। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, नशा और का बेटा दोनों उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। मास्टर चेन, आपने खुद यहाँ आने का प्रयास क्यों किया? आप मुझे बुला सकते थे। वैसे क्या आपको इस पुस्तक में वह मिला जो आप खोज रहे थे? तेनशा ने दक्ष से पूछा। ओह ये कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इतिहास के बारे में जानने को उत्सुक था, लोंग चेन ने कहा और किताब और चित्र तेनशा को लौटा दिया। ओह हाँ, मैंने आपके कबीले की रहस्यमय वस्तु के बारे में सुना है जिससे आपको पौधों को नियंत्रित करने का ज्ञान प्राप्त होता है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा वह बेवकूफ बेटा, उसने उसे यह क्यों बताया? अगर वह वहाँ पढ़ने का फैसला करता है तो मैं उसे कैसे भेज सकता हूँ? तेन
शने मन ही मन बड़बड़ाया। ठीक है, तेनशा ने सहमति जताने से पहले एक पल सोचा। मेरे साथ आओ, तेनशा ने कहा और एक शिष्ट दिशा में चलने लगा। दक्ष उसके पीछे पीछे चला जब तक वे घर से बाहर नहीं आ गए। वह पूरे कबीले में नशा का पीछा करता रहा। कुछ मिनट चलने के बाद वे एक पुराने दिखने वाले मंदिर में पहुंच गए। क्या यही वह जगह है? जैसे ही तेनशा इस मंदिर के सामने रुका, दक्ष ने पूछा, हाँ, ये हमारा पैतृक मंदिर है। जनजाति के प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ आकर हमारे पूर्वजों की वस्तु के नीचे प्रति वर्ष 1 महीने तक अध्ययन करने की अनुमति है, लेकिन हमने आमतौर पर देखा है कि लोगों को केवल पहले 2 वर्षों में ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो लोग पहले 2 वर्षों में नहीं सीख पाते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ हर साल आने के बाद भी उनमें से कोई भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। नशा ने बताया, हमारे कबीले के सदस्यों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वह भी मेरी अनुमति के बिना। लेकिन तो खास हो, चलो अंदर आते हैं, तेनशा ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। जब तेनशा स्वयं दक्ष को अंदर ले जा रहा था तो बिना किसी देरी के एक तरफ हट गए, जिससे उन दोनों को अंदर जाने की अनुमति मिल गई। यह इस समय पूरी तरह खाली है, तेनशा ने दक्ष का नेतृत्व करते हुए कहा। जैसे ही वे मंदिर के केंद्र में पहुंचे, लंगचेन ने एक चमकदार हरे रंग का गोला वेदी पर चुपचाप पड़ा हुआ देखा। वह दक्ष को लगा जैसे वह उस गोले से निकटता महसूस कर सकता है। ये हमारी पैतृक वस्तु है, जैसा कि टेरा ने आपको पहले ही बताया है। यही कारण है कि हम वृक्षारोपण को नियंत्रित करने में सक्षम है। नशा ने गोले को देखते हुए कहा, क्या मैं यहाँ अकेले कुछ समय के लिए अध्ययन कर सकता हूँ? मैं भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहता हूँ, दक्ष ने विनम्र स्वर में पूछा। तेनशा को समझ में नहीं आया कि क्या कहे, क्योंकि वह दक्ष को बिना नाराज किए अपने कबीले से बाहर भेजना चाहता था। अगर दक्ष यहाँ रहकर गोले का अध्ययन करता तो तेनशा को लंबे समय तक दक्ष को कबीले से बाहर भेजने का कोई बहाना नहीं मिल पाता। क्या मेरे यहाँ होने से कोई परेशानी है? दक्ष ने मासूम नजर से नशा को घूरते हुए कहा। ठीक है, नहीं, कोई समस्या नहीं है, तेनशा ने कहा, क्योंकि वह उसे रोकने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। बहुत बढ़िया, इसलिए मैं यहाँ कुछ समय तक पढ़ाई करूंगा। अगले 1 महीने तक किसी को भी अंदर मत आने देना, दक्ष ने तेनशा की ओर पीठ करते हुए कहा। ठीक है, मैं वह तरीका आजमा सकता हूँ, नशा ने सोचा। अचानक उससे एक विचार सूझा। महान गुरुलांग, मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ बताना चाहिए, तेनशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? दक्ष ने पीछे मुड़कर उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा। हालांकि हमारे लिए हमारी पैतृक वस्तु सबसे मजबूत है, लेकिन एक अन्य जनजाति में एक ऐसी वस्तु है जो आपके लिए और भी अधिक फायदेमंद होगी। यह कुछ ऐसा है जिसका महान गुरु दक्ष सेन ने स्वयं अध्ययन किया था। यदि आप चाहे तो मैं आपको उस जनजाति में ले जा सकता हूं और शायद आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सके, नशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, कौन सी जनजाति? दक्ष ने दिलचस्पी भरी नजर से पूछा। वंशी जनजाति, उनके पास पैतृक गोला है जिससे मास्टर दक्ष सेन को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तेनशा ने उत्तर दिया। ये कैसे संभव है? मुझे पता है कि दक्ष सेन बारक जनजाति के साथ रहा और वहां अध्ययन किया, वह वंशी जनजाति के गोले से ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? दक्ष ने उसे गंभीरता से देखते हुए एक सवाल उठाया। क्या वंशी जनजाति ने बारक जनजाति को नष्ट कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया? दक्ष ने एक संभावना के बारे में सोचते हुए गंभीर स्वर में पूछा। नहीं, सच तो यह है, महान युद्ध के बाद बारक जनजाति वास्तव में कमजोर हो गई और मास्टर दक्ष सेन के इस दुनिया से चले जाने के बाद एक अन्य जनजाति किसी विवाद को लेकर बारो जनजाति के साथ युद्ध में उलझ गई। चूंकि उनके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने हमसे और वंशी जनजाति से मदद मांगी, नशा ने जवाब दिया। किसी भी जनजाति ने उनकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तब भी नहीं जब उन्होंने बदले में अपने कबीले के खजाने की पेशकश की। अंत में जब वे इस हमले का दंश नहीं झेल सके तो उन्होंने बदले में वह गोला देने की पेशकश कि जिससे महान गुरु दक्ष सेन ने स्वयं अध्ययन किया था। सभी जनजातियों ने उनकी मदद करने का फैसला किया, यहाँ तक कि उन पर हमला करने वाले ने भी कहा कि अगर वे उन्हें ये दे तो वे उन पर हमला नहीं करेंगे। तेनशा ने दक्ष से कहा, लेकिन बारक जनजाति ने वंशी जनजाति को चुनने का फैसला किया। हालांकि यह जनजाति सबसे दयालु नहीं थी, लेकिन ये सबसे मजबूत थी और अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध थी। इस गोले के बदले में उन्हें ये वादा मिला कि वंशी जनजाति उन्हें अगले 5000 वर्षों तक सुरक्षा प्रदान करेगी, नशा ने आगे कहा। ओह, ये बहुत अच्छा सौदा है, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। वे इन 5000 वर्षों में कुछ ताकत बना सकते हैं। वैसे भी मैं बाद में वहां जाने के बारे में सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ सकते हो? दक्ष ने उससे कहा। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी सुझाव देता हूँ कि यहाँ समय बिताने के बजाय उस गोले के पास रहना महान गुरु के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तेनशा ने अपना मन बदलने की कोशिश करते हुए सुझाव दिया। ठीक है, मैं ही निर्णय लूंगा, अब तुम जा सकते हो, मैं इस मंदिर से बाहर आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा, दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए कहा। ठीक है, तो मैं विदा लेता हूँ, नशा ने
जाते हुए उदास स्वर में कहा जुन, क्या ये सच है कि बारक जनजाति का गोला मेरे लिए अधिक फायदेमंद है? क्या मुझे लकड़ी का कानून सीखना चाहिए जो मेरे सामने है, या वध का कानून जो दक्ष सेन ने सीखा था? दक्ष ने पूछा, ये पूरी तरह सच नहीं है। आप कानून सीखने के लिए किसी भी ओक का उपयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि लकड़ी का कानून सबसे आम प्राकृतिक कानूनों में से एक है जिसे आप अपने नीच ग्रह पर भी पा सकते हैं, लेकिन फिर भी लकड़ी के कानून को सीखना वध के कानून की तुलना में कोई आसान नहीं होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि एक विशेष कानून सीखना आपके समय का बेहतर उपयोग होगा। जुन ने दक्ष के ठीक बगल में खड़े होकर कहा, वैसे क्या वास्तविक दुनिया में हर कोई इन गोलाकार चीजों का उपयोग करके कानून सीखता है? उसने दूसरा सवाल पूछा। नहीं, ज्यादातर लोग किसी तत्व के प्रति अपने चिंतन और ज्ञान के जरिए किसी नियम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ मौजूद ये चीजें वह नहीं जिनका ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह ऐसी चीजें नहीं है जो बड़ी मात्रा में मौजूद हो। जुन ने जवाब दिया, वास्तविक दुनिया में प्रत्येक कानून का केवल एक ही गोला है, उनमें से केवल कुछ ही कभी पाए गए थे, उन्हें खजाने की तरह छिपा कर रखा गया है। उसने उसे बताना जारी रखा, तो फिर यह गोले कैसे बनाए गए? दक्ष ने दूसरा सवाल उठाया, मैं तुम्हें इस बारे में तब बताऊंगी जब तुम ये परीक्षा पास कर लोगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि यह किसी तरह से तुमसे जुड़ा हुआ है। जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटी शैतान हो, हमेशा इतनी रहस्यमयी रहती हो। दक्ष ने अपने हाथ उसके चेहरे के पास लाए और अचानक उसके गालों पर चुटकी काटी, जिससे वह चौंक गई। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? दक्ष ने अवचेतन रूप से यह इशारा किया था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह जूनम को छू सकता है, वह चौंक गया। वह जून के गालों की कोमलता महसूस कर सकता था। तुम बदमाश हो। यहाँ तक कि दक्ष सेन ने भी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। उसने उसकी ओर उंगली उठाते हुए कहा, बच्ची मत बनो, क्या तुम महान नहीं हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती, तुम पूरी दुनिया में सबसे महान हो। दक्ष ने उसे खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, हम कम से कम तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी महान हूँ, इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, उसे खुश करना बहुत आसान है। दक्ष ने मन ही मन सोचा, तो अब मुझे लगता है कि मुझे वंशी जनजाति में जाना चाहिए। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस परीक्षा को पास करना होगा। दक्ष ने निर्णय लेते हुए कहा, ओह, क्या मैं यहाँ से एक गोला अपने साथ वास्तविक दुनिया में ला सकता हूँ? दक्ष ने हरे गोले की ओर देखते हुए कहा, नहीं, वास्तव में इस दुनिया में मौजूद गोले असली नहीं है। वे एक तरह से प्रकृतियों की तरह थे, जिन्हें केवल परीक्षण के उद्देश्य से पेश किया गया था। वर्षों के बाद वे किसी तरह इन जनजातियों की पत्रिक वस्तुएं बन गए। वे असली दुनिया में कुछ भी नहीं बनेंगे, भले ही आप उन्हें उस अंगूठी के अंदर डाल दें।